नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की जंग का दूसरा महीना शुरू हो चुका है लेकिन अमेरिका अब भी इस हालत में नहीं है कि ईरान पर जीत का दावा वो कर सके, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि तेहरान के आसमान पर अमेरिका का पूरा दबदबा है, उसे गलत साबित करते हुए ईरान ने 2 अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। यानी 4 एक दिन में 24 घंटे के अंदर उनके 4 विमान मार गिराए गए। IRGC ने बताया है कि शुक्रवार को कल एक अमेरिकी F-15E ईगल लड़ाकू जेट को मार गिराने के बाद उसकी तलाश में निकले 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर भी गोलियां बरसाई गईं और गिरा दिया गया। वहीं एक और अमेरिकी जेट A-10 वार्थॉग एयरक्राफ्ट भी कुवैत के ऊपर क्रैश हो गया है। IRGC के वरिष्ठ अधिकारी मोहसिन रेजाई ने कहा है कि अमेरिका ने दावा किया कि ईरान की हवाई रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर दिया गया है। एक और जानी पहचानी झूठी बात, शायद सैन्य कमांडरों को बर्खास्त करने के बजाय ट्रंप को ही सत्ता से हटा देना चाहिए। हमने इस टकराव की तैयारी में वर्षों बिताए हैं और अभी भी अप्रत्याशित घटनाएं सामने आने वाली हैं। ये जो आखिरी लाइन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इस टकराव की तैयारी में वर्षों बिताए हैं, यानी साफ है कि ईरान जानता था कि आज नहीं तो कल ऐसी स्थिति, ऐसे हालात उत्पन्न होंगे और इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। वर्षों ईरान ने इसकी तैयारी की और कहना है ईरान के IRGC के इस वरिष्ठ अधिकारी का कि रेजाई का कि ये अभी अप्रत्याशित घटनाएं अभी और सामने आएंगी। आपको बता दूं कि अमेरिका के फाइटर जेट्स पर हुए ये हमले इतने तगड़े हैं कि ट्रंप भी इसे नकार नहीं पाए। हालांकि अपनी खींच दबाने के लिए ट्रंप ने कहा कि युद्ध में ये सब होता है, चलता है। यहां पर साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे पास सचमुच ऐसे विमान हैं जो तेहरान और उनके देश के अन्य हिस्सों के ऊपर उड़ रहे हैं, वे इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। साफ साफ दरअसल ईरान के सभी हमले अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहे हैं। 20 साल में के बाद एक साथ 2 अमेरिकी फाइटर जेट्स को मारने की घटना विदेशी धरती पर हुई है। 20 साल पहले यही हुआ था। आखिरी बार ऐसा 2003 में हुआ था, जबकि ये 2026 से यानी 23 साल बाद फिर से विदेशी धरती पर अमेरिका के किसी विमान को मार गिराया गया है। और कैसे मार गिराया गया है ये आप तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पे। जरा उस विजुअल को ले आइए जो अभी दिखा, ये विजुअल देखिए कैसे मार गिराया गया, ये आप देख रहे हैं। तो आखिरी बार 2003 में मार गिराया गया था, तब इराक में अमेरिकी युद्धक विमान मार गिराए गए थे। इसके बाद ट्रंप के दावे झूठे साबित होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि 24 मार्च को ट्रंप ने कहा था कि हमारे पास सचमुच ऐसे विमान हैं जो तेहरान और उनके देश के अन्य हिस्सों के ऊपर उड़ रहे हैं और वे इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन महज हफ्ते भर बाद ईरान ने ट्रंप और दुनिया को हकीकत दिखा दी है। अभी देखिए, 24 मार्च को यह बयान उन्होंने दिया था और अभी आज 4 तारीख है, यानी 10 दिन में क्या कुछ बदल गया ये आपने देख लिया। इधर अमेरिका और इजराइल अब ईरान में मेडिकल संस्थानों, पुलों, दवा बनाने वाली कंपनियों, यूनिवर्सिटीज, इन सब को निशाना बनाकर खुलेआम युद्ध नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ईरान के विज्ञान मंत्री हुसैन सिमाई सर्राफ ने कहा है यहां पे कि अब तक इजरायली शासन और संयुक्त राज्य अमेरिका के हमलावरों द्वारा 30 विश्वविद्यालयों को निशाना बनाया जा चुका है। वास्तविकता यह है कि हमारा दुश्मन पाषाण युग, यानी यहां पर माफी चाहूंगा, पाषाण युग में लौट चुका है। अब तक 5 प्रोफेसर और 60 से अधिक छात्र, जी हां, 5 प्रोफेसर और 60 से ज्यादा छात्र शहीद हो चुके हैं। आज ईरान में ऐसा हुआ, कल कौन जाने दुनिया के किस विश्वविद्यालय पर साम्राज्यवादियों द्वारा बमबारी की जाएगी। ये कह रहे हैं शराफ, जो ईरान के विज्ञान मंत्री हैं, ये कह रहे हैं। यानी ईरान को खतरनाक बताने वाले ट्रंप और नेतन्याहू खुद मानवता के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं, ये जाहिर हो रहा है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि यूनिवर्सिटी के 60 छात्रों के अलावा इन लोगों ने मिनाब के स्कूल की 150 से ज्यादा बच्चियों की जान भी ली है।
इसके अलावा आज ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर फिर से हमला किया गया है, जिसमें प्लांट के मुख्य हिस्सों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और इसका संचालन प्रभावित नहीं हुआ है। लेकिन ईरान ने चेतावनी दी है कि यहां मौजूद रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से अगर कुछ गंभीर नुकसान होता है तो बड़ा परमाणु हादसा हो सकता है। यहां साफ साफ कह रहा ईरान, और इसमें सबसे ज्यादा चपेट में खाड़ी के देश आएंगे। तो जो देश अमेरिका की मदद कर रहे हैं उनका हश्र हिरोशिमा और नागासाकी जैसा करने का काम ट्रंप कर रहे हैं, यह दिखाई दे रहा है। हालांकि ईरानी लोग इन हमलों का बिना घबराए मुकाबला कर रहे हैं और जो लोग विदेशों में हैं वो भी अपने देश लौट रहे हैं। ईरान के ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने कनाडा से ईरान लौटने वाले एक भाई और बहन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, क्या लिखा है उस वीडियो को भी हम दिखाएंगे, लेकिन लिखा यहाँ पे है कि ईरानी शायद इकलौते ऐसे लोग हैं जो युद्ध शुरू होने पर भागते नहीं बल्कि वो अपने घर ईरान लौट जाते हैं, ईरान लौट आते हैं। एक ईरानी फार्मासिस्ट ने हाल ही में टोरंटो से ईरान की यात्रा की जहां युद्ध चल रहा था। उन्होंने कहा कि ये मत मानिए कि विदेश में रहने वाले सभी ईरानी राजशाही समर्थक हैं, खून तलवार पर विजय प्राप्त करता है। यहां साफ साफ खून तलवार पर विजय प्राप्त करता है, यानी रजा पहलवी की जगह ईरान की मौजूद सत्ता के समर्थन में लोग लौट रहे हैं, यह जाहिर हो रहा है। इसके बाद ट्रंप का रिजीम चेंज का सपना शायद ही कभी पूरा हो पाए, यह भी दिख रहा है। वैसे भी रिजीम चेंज की बात पर अब ट्रंप का मजाक ही उड़ रहा है और कई जगह इस पर रिजीम चेंज पे लोग मजाक कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में ईरानी दूतावास यानी ईरान की जो एम्बेसी है उसने ट्रंप सरकार से निकाले जाने वाले सभी अधिकारियों की तस्वीरों पर क्रॉस का चिन्ह लगाकर लिखा है कि रिजीम चेंज। ये देखिए, ये एम्बेसी, ईरानी एम्बेसी साउथ अफ्रीका, इसमें देखिए ये सब उनकी टीम से निकाले गए लोग हैं। और इसके बाद ऊपर क्या लिखा हुआ है, देखिए, द रिजीम चेंज हैपेंड सक्सेसफुली मागा, यानी रिजीम चेंज हैपेंड सक्सेसफुली जो है, इसके साथ ही उन्होंने मागा और एक हंसने वाला जो इमोजी बनाया है, यहां देख लीजिए, इससे साफ समझ में आता है कि क्या है, यानी रिजीम चेंज सक्सेसफुली हमने सफलतापूर्वक हमने कर लिया है। और ये यहां मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो आप कहते थे उसका क्या हश्र हुआ है, ये देख लीजिए। ट्रंप बार बार ईरान में रिजीम चेंज की बात करते रहे, लेकिन युद्ध के पहले हफ्ते के बाद ही रिजीम चेंज को अपने प्रमुख लक्ष्यों में से हटा चुके हैं, यह भी दिख रहा है। इसी बात पर अब उनका मजाक उड़ रहा है। इधर भारत में ईरान के दूतावास ने लिखा है, देखिए साउथ अफ्रीका में क्या लिखा, अब भारत में ईरान का दूतावास क्या लिखता है यह भी आपके सामने ला रहा हूं। अमेरिका यूरोप में, देखिए अमेरिका यूरोप और एशिया के वैश्विक विचारकों की समीक्षा से एक स्पष्ट पैटर्न सामने आता है। इजराइल और अमेरिका दोनों की रणनीतिक विफलता। सबसे खास बात यह है कि ईरान इस्लामी सभ्यता में एक ऐसी लचीलापन है जो दबाव को सहनशीलता में और सहनशीलता को निरंतर रणनीतिक प्रभाव में बदल देती है। यह बात यहां पर कही जा रही है। इस पोस्ट में देख लीजिए, भारत में ईरान का दूतावास, अमेरिका, यूरोप और एशिया के वैश्विक विचारकों की समीक्षा से एक स्पष्ट पैटर्न सामने आता है। इजराइल और अमेरिका दोनों की रणनीतिक विफलता। सबसे खास बात यह है कि ईरान इस्लामी सभ्यता में एक ऐसी लचीलापन यहां है जो दबाव को सहनशीलता में और सहनशीलता को निरंतर रणनीतिक प्रभाव में बदल देती है। इस पोस्ट में अमेरिका और इजराइल को साफ समझाइश दी गई है कि ईरान पर जितना दबाव बनाया जाएगा वो अपनी सहनशीलता उतनी बढ़ा लेगा और फिर उसी प्रभाव से रणनीति तैयार करेगा जिसमें अमेरिका और इजराइल की हार तय है। तो दोस्तों आइए आज चर्चा करेंगे कि क्या युद्ध में जीत की तरफ बढ़ चुका है ईरान। जंग रोकने के लिए कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और कैसे ईरान ने पलट दी पूरी की पूरी बाजी। दरअसल हुआ ये कि देश को संबोधित किया डोनाल्ड ट्रंप ने और वहां पर उन्होंने वहां पर कह दिया कि अभी 2 से 3 सप्ताह हम और इस जंग में हमको आगे बढ़ना होगा। जंग 2 से 3 सप्ताह में हम खत्म करेंगे, यानी उस दिन उन्होंने खत्म करने की बात नहीं की, लेकिन जिस वक्त वो अनाउंस कर रहे थे, अपने राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे, उसी समय ईरान जो है वो
ताबड़तोड़ अमेरिकी सैन्य अड्डों पे, जो खासकर जो पश्चिमी एशिया के देश हैं और खाड़ी के देश हैं, उनके वहाँ पर जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं उस पर हमला कर रहा था, इजराइल के ऊपर हमला कर रहा था। इसके बाद ईरान ने अपने ही क्षेत्र में अमेरिका के एक नहीं दो नहीं बल्कि चार विमानों को, जिसमें 2 हेलीकॉप्टर है और 2 विमान हैं, फाइटर जेट हैं, इनको गिरा दिया। इसके बाद फिर परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल चुकी हैं। अमेरिका बैकफुट पे है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी बीच कहा कि 24 घंटे की सीज फायर हम करते हैं। सीज फायर के लिए उन्होंने ईरानी समकक्ष से वहां बात करने की कोशिश की गई अमेरिका की तरफ से, लेकिन ईरान ने 24 घंटे के सीज फायर के लिए साफ साफ मना कर दिया। लेकिन आगे क्या कुछ हो रहा है, कैसे डोनाल्ड ट्रंप यहां जंग रोकने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं और कैसे ईरान ने बाजी पलट दी है, आइए अब इसकी चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी चीज कि ईरान से सीधे हमारे साथ जॉन अब्दी साहब जुड़ गए हैं। जॉन अब्दी साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और इधर स्वागत करता हूं, हमारे साथ अंशु नथानी जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। जॉन अब्दी साहब, सीधे आपके पास आना चाहता हूं। ये टारगेटेड हमला, ये सीधा ये तस्वीर आपके यहां से ही हम तक मिली है, ये तस्वीर, और ये साफ बताती है कि F-15E कैसे मार गिराया गया। A-10 जो दूसरा फाइटर जेट है उसको कैसे मार गिराया गया। ये सारी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। पायलट नहीं मिला तो लोग खोजने निकल पड़े पायलट के पीछे। वो तस्वीर जरा स्क्रीन पर ले आइए। पायलट को खोजने के लिए लोग निकल पड़े ईरान में। ये भी है, एक पायलट कब्जे में, दूसरा नहीं मिला। ये सारी तस्वीरें जो है वो सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं। आप वहां हैं, मैं आपको क्या बताऊं, आप बेहतर जानते हैं और बेहतर बताएंगे आप। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि परसों राष्ट्र के नाम संबोधन, ये देखिए, ये तस्वीरें, यहां लोग निकल गए पायलट को खोजने के लिए, और उस पायलट को जिंदा खोज के लाने पे इनाम भी है। ये खबरें हैं, मैं आपसे इन सब की पुष्टि जरूर करना चाहूंगा। जरा मुझे बताइए, क्या कुछ बदला है इस बीच ईरान में, और डोनाल्ड ट्रंप को क्या अपने राष्ट्र को संबोधित करना, अपने देश को देश के लिए भाषण देना महंगा पड़ गया क्या यहां से? और ये एक अलग जज्बा दिखाई दे रहा है, एक अलग ताकत दिखाई दे रही है ईरान की। और अमेरिका जो कहता था कि हमारे पास जो फाइटर जेट्स हैं उसको कोई छू भी नहीं सकता, और उसको आखिर गिराने, और एक नहीं, अभी तक जो मैं देख रहा था लगभग 20 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स गिराए गए हैं, 1-2 नहीं 20। और इस जंग में महीने भर में कैसे इतनी ताकत कहां से आ गई अचानक ईरान के पास, अब्दी साहब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आदाब और सलाम अर्ज करते हैं आपकी खिदमत में, और जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पे पैनलिस्ट हैं उनकी खिदमत में, और आपके चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों के खिदमत में, हिंदुस्तानियों की खिदमत में। और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुझे दावत दी यहाँ पर। बहुत ही अहम सवाल आपने किया है यहाँ पर, कि पहली बात तो ये कि क्या ट्रंप का जो दावा था वो खोखला नजर आ रहा है, और उनका जो देश के नाम, अपने देशवासियों के नाम जो संबोधन था वो उल्टा पड़ गया। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उनके संबोधन में कोई नई बात नहीं थी, वही बात जो वो पहले दिन से कहते हुए नजर आ रहे थे वही थी। और दूसरी बात, यहाँ पर मैं आपकी खिदमत में बहुत शॉर्ट में इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है उसके एतबार से, और एक हिस्टोरिकल जो है वाकया मैं खिदमत में अर्ज कर दूं कि इस्लाम के आने से, यानी हुजूर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है विलादत हो चुकी थी, वो पैदा हो चुके थे। उनके क्या कहते हैं, इस्लाम का ऐलान करने से पहले अब्राहा एक बहुत बड़ा सुपर पावर था उस जमाने का, उसने अरब के ऊपर आकर कब्जा कर लिया था। और जब अरब पर आकर कब्जा किया तो उस खाने काबा जो है मक्का, उसको गिराना चाहता था। उस वक्त जब वो हाथियों का लश्कर लेके आया, कुरान में एक सूरा है, उसका नाम है सूरह फील। फील का मतलब होता है हाथी। जब वो वहां पर वो लेके आया तो आसमान के ऊपर से छोटी छोटी जो है वो चिड़िया होती है, उनका नाम है अबाबिल, जो अपने छोटी छोटी चोंच के अंदर छोटे छोटे पत्थर लेके आए थे, जिसका नाम था सिज्जील, जिसके नाम के ऊपर इन्होंने एक मिसाइल भी बनाई है जिसका नाम है सिज्जील। आपने सुना होगा। जी जी, हम लोग सिज्जिल कह रहे थे। अच्छा, सिज्जिल है, वो सिज्जिल है।
सिज्जील, हाँ, सिज्जील, सिज्जील। करेक्ट जी प्रोनाउंसिएशन सिज्जील। जी, ठीक है, समझ गया। वो हाँ, सिज्जील इसका जब गिरी थी इसका इस्तेमाल तो अब्राहम का जो लखन, किया है ईरान ने, इसका इस्तेमाल किया है लगभग सप्ताह भर पहले। हम लोग उसको सिज्जिल कह रहे थे, लेकिन आज जी हाँ सही प्रोनाउंसिएशन आपने बताया, सिज्जिल, सिज्जिल। जी जी, तो सिज्जील गिरी थी ना, तो अब्राहा का पूरा लश्कर, ये फैक्ट है, ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है, पूरा लश्कर जो है वो चबाए हुए भूसे की तरह हो गया था। कास्फी माकूल, ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है कुरान ने, कि चबाए हुए भूसे की तरह हो गया था। तो जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो अब इसी के ऊपर चल रही है। रही बात ये कि ये क्लेम अमेरिका का है कि हम सुपर पावर हैं, ये क्लेम अमेरिका का है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, ये क्लेम अमेरिका का है कि हमारे जेट, हमारे जो फाइटर्स जेट हैं, हमारे जो हथियार हैं, उनसे बड़ा कोई हथियार नहीं हो सकता है। ये सिर्फ क्लेम है। क्लेम उस वक्त जो है अपनी हैसियत पूरी कर सकता है जब वो साबित हो सके, यानी उनका जहाज कोई मार नहीं सकता है। जैसे ही किसी ने मार दिया, इसका मतलब ये हुआ कि अब तुमसे भी सुपीरियर कोई है, अब तुमसे ऊपर भी कोई है जो तुमको मार सकता है। तो यहाँ पर वो जो क्लेम था वो टूट गया। ईरानियों का क्लेम क्या है? ईरानियों का क्लेम टेक्नोलॉजी के साथ, तालीम के साथ, इस क्राइसिस में, इस बहरान में 47 साल से सैंक्शन के साथ बेहतरीन प्लानिंग है, बेहतरीन एजुकेशन है, अपने वतन का साथ और वतन से वफादारी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नुक्ता मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। जी अभी आपने देखा, आपने खुद ही वो विजुअल्स दिखाए कि पायलट्स को पकड़ने के लिए बजाय इसके कि अमेरिका का फाइटर जेट आ गया है, अमेरिका का हेलीकॉप्टर आ गया है और हमको भाग जाना चाहिए, बजाय इसके कि उसको इससे भागने के लिए इन्होंने क्या किया, उसका मुकाबला किया। ये मुकाबला, ये हिम्मत, जब जालिम के सामने मजलूम खड़ा हो जाता है और उसका हाथ पकड़ने के लिए आमादा हो जाता है, ये जुर्अत जब पैदा हो जाती है, तो भी वो सुपर पावर का दावा करने वाली ये ताकतें चकनाचूर नजर आती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, एजुकेशन, स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, हिम्मत और कौम की और मुल्क वालों की वफादारी, ये ईरान की ताकत का जरिया है जो भी आपके सामने दिखाई दे रही है। और ये चीजें नियोजित थी पहले से, नहीं ये कि जो है वो जैसे जैसे हो रहा है हमला और वैसे वैसे डिटेंस किया जा रहा है, जी नहीं, ऐसे मुकाबला किया जा रहा है। पहले से ये सारी चीजें प्लान थी कि अगर ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ये काम किया जाएगा। हमको ये लग रहा है और दुनिया वालों को ये लग रहा है कि F-35 अगर मार गिराया है तो वो उन्होंने नई टेक्नोलॉजी बनाई है, नहीं, बनाई हुई थी, इस्तेमाल अब किया है, जैसा कि अभी इनके जो कमांडर्स हैं और जो बड़े लोग हैं वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिला के कभी किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए, कभी किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए, कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये तमाम चीजें अमेरिका के लिए और अमेरिका वालों के लिए, उनके अलाइज के लिए एक बहुत बड़ा सबक और बहुत बड़ी इबरत है। और अभी वेट एंड वॉच, आगे भी कुछ चीजें आने वाली हैं जो दुनिया को आश्चर्यचकित कर सकती हैं। जी, अभी अभी आपने भी वही बात कही जो ईरान के टॉप लीडर्स कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच, अभी बहुत कुछ आने वाली हैं और चौंकाएंगे हम दुनिया को। और चौंका तो रोज रहे हैं ईरान रोज चौंका रहा है, ये दिख रहा है। अब्दी साहब, सवाल यहाँ है, फिर आता हूँ डॉक्टर साहब आपके पास। सवाल यहाँ ये है कि क्या अब यहाँ से अमेरिका, और मतलब आज से 15 दिन पहले इस जंग को देखिए, आज 15 दिन बाद इस जंग को हम देख रहे हैं। ईरान में कल से लेकर आज तक शायद हमले थोड़े कम हुए हैं, जहां तक हमारे पास खबर है। जो अभी तक हमले हो रहे थे, जितने ज़्यादा हमले हो रहे थे, वो थोड़े कम हुए हैं। क्या ये फाइटर जेट गिराने के कारण हुआ है या इसके पीछे कोई और रणनीति है? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो गिरा रहे थे कि 24 घंटे की सीज फायर कर लो, इस कारण हुआ है या कुछ और है? जरा बताइए। क्योंकि और अगर हमले हुए हैं वैसे ही जैसे 15 दिन पहले हो रहे थे, जैसे अभी 2 दिन पहले हो रहे थे, वैसे ही हो रहे हैं, तो शायद मेरी जानकारी कमजोर है, जरा उसको दुरुस्त कीजिए। जी, ये वाली बात आपकी तो बिल्कुल सही है कि हमले थोड़े कम हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि हमले नहीं हो रहे हैं, हमले लगातार हो रहे हैं, थोड़े कम हुए हैं। लेकिन ये कहा जाए कि वो इस वजह से कर रहे हैं, जी नहीं, अमेरिका, स्पेशली ट्रंप एंड नेतन्याहू, ये मक्कार हैं, फरेबकार हैं। ईरानी जो धारणा है और ईरानी जो लोग हैं यहाँ पर जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये सब चीजें डरने वरने की वजह से नहीं है, ये एक धोखा है, इस धोखे की वजह से ये काम हो रहा है। अगर वो पीछे हट भी रहा है तो वो धोखा देने के लिए हट रहा है,
इवन जो इन्होंने 24 घंटे का जो सीज फायर का प्रपोजल था जो ठुकराया है, वो इसीलिए ठुकराया है कि पहले दिन से ईरान ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम एंड ऑफ वॉर चाहते हैं, हम सीज फायर नहीं चाहते हैं। हमने इसके पहले सीज फायर का धोखा जो है हम खा चुके हैं। अभी आखिर जो है वो जो अक्लमंद इंसान होता है वो एक ही छेद से, यानी सांप के बिल से, एक सांप के बिल से 2 बार डसा नहीं जाता है। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि जो दुनिया का फरेबकार इंसान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज इंसान है, जिसने अपने दोस्तों को धोखा दिया है, जिसने अपने अलाइज को धोखा दिया है, तो दुश्मन क्या है? दुश्मन तो ईरान का तो वो कसम खुर्दा दुश्मन है। लिहाजा ईरान उसके ऊपर भरोसा करने वाले नहीं है। इवन वो लोग जो ईरान की, जो अमेरिका की तरफ से मीडिएटर का रोल अदा कर रहे हैं अब, और चाह रहे हैं कि इस तरीके से बातचीत हो जाए, ईरान उनकी भी बात सुनने को तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है पहली शर्त जो है वो एंड ऑफ वॉर है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि भरोसा किसके ऊपर किया जाएगा, किसकी बात के ऊपर किया जाएगा? भाई इजिप्ट है, रशिया है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान बहुत आगे आगे है, पाकिस्तान की बात के ऊपर भरोसा किया जाता है क्या? किया जा सकता है? दुनिया वालों के लिए कितना रिलायबल है पाकिस्तान? इजिप्ट जो है वो खुद अमेरिका की ही देन है। सारा जो खा पी रहा है सब, उनके माई बाप जो है वो अमेरिका है। सारा पैसा, सारी एड जो है वो इजिप्ट को अमेरिका की तरफ से मिल रही है। रशिया का नाम अगर आ रहा है तो रशिया से और अमेरिका से तो दुश्मनी है। वो कब तक, वो तो चाहेगा कि रशिया बीच में पड़े और फिर उसके बाद उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए, रिजिम में आगे के लिए जो है वो उसका चेहरा बिगड़ जाए। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि किसके ऊपर भरोसा किया जाए। ट्रंप के ऊपर भरोसा कर नहीं सकते हैं, नेतन्याहू। ट्रंप के ऊपर ट्रंप वाले भरोसा नहीं कर रहे हैं। आप देखिए भी, आपने शुरुआत में बताया कि उसके जितने भरोसेमंद लोग, उसने अपने वालों को हटा दिया। तो अभी जो मसला है वो बहुत ही गंभीर है। यहाँ पर ईरान ने जो प्रपोजल रखा है कि अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे ऊपर हमला करना बंद कर दें और तुम्हारे अलाइज के ऊपर हमला करना बंद कर दें, तो पहली चीज ये है कि तुम ये क्या कहते हैं, गारंटी लो कि हमला नहीं होगा। अच्छा, अब गारंटी कौन लेगा कि हमला नहीं होगा? गारंटी उस सूरत में होगी कि जब यहाँ से आप अपना बोरिया और बिस्तर समेटेंगे और निकल जाएंगे, इस रीजन तक में आप दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। इसका सबसे बड़ा जो शर्त रखी है ईरान ने, वो ये रखी है कि आप इस रीजन में दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। मैं यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं जी, आपके सवाल के ही बीच में है। तो अभी ऐलान हो रहा है खाड़ी के देशों की तरफ से, बार बार जो है वो लोग कह रहे हैं कि हमको मारा जा रहा है, हमको मारा जा रहा है, हमको मारा जा रहा है, हमारे ऊपर हमला हो रहा है, हमारे देश के ऊपर हमला हो रहा है। बाबा, तुम्हारे देश के ऊपर हमला नहीं हो रहा है, ये ईरान ने कई मरतबा कहा है। सुप्रीम लीडर ने जो है वो अपने पहले संदेश में ये बात कही थी कि खाड़ी के देश हमारे जो है वो दोस्त हैं, हम रीजन में दोस्ती के साथ रहना चाहते हैं। आपने चूंकि अपनी जमीन को अमेरिका के हवाले किया, आपने अपने आसमान को अमेरिका के हवाले किया, जिसके नतीजे में हमारे सुप्रीम लीडर की शहादत हुई, मासूम और बेगुनाह बच्चे मारे गए, मासूम बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। तो अब चूंकि वहां पर आप उनके बेसेस हैं, हम उनको उड़ा रहे हैं। अब यहाँ पर सूरत दो तरीके की है, या तो आप, अब ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है, अब तो या तो आप जो है आपने बेसेस दिया और आप राजी हैं कि आपके बेसेस और आपका आसमान ईरान के ऊपर हमला करने में आप उससे राजी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भी अमेरिका के साथ मिले हुए हैं और ईरान पर हमला करने में आप अमेरिका का साथ दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप अमेरिका का साथ दे रहे हैं तो उसका जवाब भी आपको ही झेलना पड़ेगा। दूसरी बात ये तो हक है ईरान का। दूसरी बात यहाँ पर यह है जो इंपॉर्टेंट है, वो कि या फिर आपकी बात अमेरिका नहीं मान रहा है, वो आप मना करते जा रहे हैं और वो आपकी बात नहीं मान रहा है और आप मजबूर हैं। अब अगर ईरान वहां पर हमला कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको उस गुलामी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। आपको तो खुश होना चाहिए यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हैं। तो पहली चीज ये है कि अमेरिका यहाँ से बाहर निकले तो गारंटी होगी कि दोबारा इतनी आसानी से ईरान के ऊपर हमला नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद ईरान की और भी जो शर्तें हैं, बार बार सवाल यही पैदा होता है कि ईरान पहल क्यों नहीं कर रहा है। बाबा, ईरान ने तो पहल की हुई थी। ईरान ने स्टेट ऑफ हुर्मुज बंद नहीं किया था, ईरान बातचीत कर रहा था। ईरान जो है वो हर तरीके से, यानी आप उनका जो एनर्जी प्लांट है, पावर प्लांट है, उसके लिए लोग आ रहे थे, वहां से आके चेक कर रहे थे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट दे रहे थे। जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो बीच में मीडिएटर थे, उन्होंने कहा कि टॉक्स बहुत अच्छी जा रही थी, मैं पुरुम्मीद हो गया था कि एक नतीजे पर पहुंच जाएंगे। ये सारी चीजें तो ईरान की तरफ से हो रही थी। धोखा किसने दिया? अमेरिका ने दिया, नेतन्याहू ने दिया। अब जब इन्होंने धोखा दिया है
तो अब इसकी सजा इनको मिलनी चाहिए और वो सजा बहुत ही सख्त होगी। जी, ये बताइए जरा कि ये ईरान के जो एम्बेसीज हैं अलग अलग, साउथ अफ्रीका की में ईरान की एम्बेसी, कनाडा में ईरान की एम्बेसी, ऑस्ट्रेलिया में ईरान की एम्बेसी, पाकिस्तान में ईरान की एम्बेसी, भारत में ईरान की एम्बेसी, सबके मैसेज जो हैं बड़े मज़ेदार आ रहे हैं। अभी मैं 2-3 एम्बेसीज के मैसेज पढ़ के सुनाए। अभी हमने रिजीम चेंज का अभी जो फोटो क्रॉस रिजीम चेंज चले थे, रिजीम चेंज करने, हमारे यहाँ हो गया, आपके यहाँ चेंज। ये साउथ अफ्रीका में ईरान की एम्बेसी का है। पाकिस्तान में ईरान की एम्बेसी ने कहा है कि अच्छा है कि जो पायलट है वो ईरान में गिरा है, अगर वो अमेरिका के हवाले हो जाता तो अमेरिकन खुद ही मार डालते, हमारे यहाँ कम से कम सेफ तो रहेंगे। देखिए ये वहाँ का है। भारत में ईरान की एम्बेसी का भी अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ के बताया था आपको, जिसमें लिखा हुआ था कि अमेरिका यूरोप और एशिया के वैश्विक विचारकों की समीक्षा से एक स्पष्ट पैटर्न सामने लाता है। इजराइल और अमेरिका दोनों की रणनीतिक विफलता, ये ईरान, यूरोप और एशिया के वैश्विक विचारकों की समीक्षा से एक साफ क्लियर पैटर्न सामने आता है। वो ये है कि इजराइल और अमेरिका दोनों की रणनीतिक विफलता है। यहाँ स्ट्रेटेजिकली ये लोग विफल हो गए हैं, ये लोग फेल हो गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि ईरान इस्लामी सभ्यता में एक ऐसी लचीलापन है ईरान में, जो दबाव यानी प्रेशर को सहनशीलता में और सहनशीलता को निरंतर रणनीतिक प्रभाव में बदल देती है। ये यहां का है। ऐसे रोज देखता हूं ईरान में जो ईरान कॉन्सुलेट इधर जो हैदराबाद में है या उधर मुंबई में है, वहां से भी मैसेजेस, जापान में ईरान की जो एम्बेसी है वहां मैसेजेस। ये स्ट्रेटेजी मुझे जरा समझाइए, क्योंकि ये एक अलग स्ट्रेटेजी के, ये भी रणनीति का एक पार्ट है क्या इस जंग में, कि दुनिया के किसी भी देश में अगर ईरान की एम्बेसी ही सही, लेकिन क्या इसके जरिए वो मैसेज जो स्ट्रेटेजिकली ईरानियों के बीच शायद उत्साहवर्धन करने के लिए डाला जा रहा हो, किया जा रहा हो, या कुछ और है इस जंग में, क्या इनडायरेक्ट रूप से एम्बेसीज का भी कुछ रोल दिखाई दे रहा है? जरा इसको समझाइए। देखिए यहाँ पर दो बातें हैं। जब वॉर होती है तो पहले 2-3 पॉइंट मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। पहली चीज तो ये कि जब वॉर होती है तो खाली वॉर जो होती है वो हथियार से नहीं होती है, फाइटर जेट्स और मिसाइल और बॉम्ब से नहीं होती है, बल्कि आज के जमाने में, इतने आधुनिक जमाने में जब आप बात कर रहे हैं, तो पहले जमाने में होता होगा कि गोले मार दिए, बारूद मार दिए। और वॉर जीतने के लिए एक तरफ से जहां पर हथियारों की जरूरत होती है और मिलिट्री स्ट्रेटेजिक जो प्लानर होते हैं वो अपने प्लान्स तैयार करते हैं, उस तरीके से हमला करते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ से जो वॉर होती है वो साइकोलॉजिकल वॉर भी होती है। जिस तरीके से आप देखें कि इस वक्त पूरा वेस्टर्न मीडिया फेक न्यूज फैलाने के ऊपर लगा हुआ है, और जिस तरीके से खुद क्या कहते हैं, ट्रंप आते हैं और आने के बाद जो है वो ऐसे ऐसे झूठ हर अपने एक क्या कहते हैं बयान में नया झूठ को लेकर आ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ईरान की जो है वो आर्मी डिस्ट्रॉय हो गई है, ईरान के मिसाइल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है, ईरान जो है वो रिजिम चेंज हो गया है, फला हो गया है, फला हो गया है। तो ये उनकी तरफ से हो रहा है। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं दुनिया वालों के ऊपर, ईरानियों के ऊपर नहीं, दुनिया वालों के ऊपर, कि हमने जंग जीत ली है और हमने ईरान को, अभी भी हम सुपर पावर हैं। इसको काउंटर करने के लिए जाहिर सी बात है पूरा मीडिया जो है इस वक्त वो अमेरिका और इसराइल की तरफ से है, और उसके ऊपर कंट्रोल भी इसराइल का है। इवन हमारे मुल्क के भी बहुत से मीडिया चैनल्स और आउटलेट्स जो हैं वो आप बेहतर समझ सकते हैं, आप तो खुद ही इस फील्ड के हैं, आप फैसला कर सकते हैं आसानी के साथ। तो इस साइकोलॉजिकल वार को जीतने के लिए स्ट्रेटेजी और प्लानिंग होनी चाहिए कि जिसके ऊपर ईरानियन चल रहे हैं। दूसरी बात, अमेरिका और इसराइल की जो प्लानिंग है वो वॉर क्राइम की प्लानिंग है, कि वो आके ये वॉर क्रिमिनल है पूरी दुनिया में, आज से लेके, अभी से नहीं, जब से अमेरिका ताकतवर बना है, जब से सुपर पावर बना है, जब से ये दुनिया में आया है, आप मुझे हिस्ट्री में कोई एक ऐसा इंसिडेंट नहीं बता सकते हैं कि जहां पर मोरालिटी को जो है वो फॉलो किया हो अमेरिका ने या इसराइल ने। कहीं पर भी कोई एक ऐसा इंसिडेंट आप हमारे लिए हिस्ट्री में ला के नहीं दिखा सकते हैं। अमेरिका की पूरी, कल मैं एक जगह के ऊपर था तो अमेरिका के एक सपोर्टर थे, वो कह रहे थे कि अमेरिका सुपर पावर है क्योंकि वो तो
जब से बना है तब से वो वॉर में ही है। तो मैंने कहा बिल्कुल बात आपकी सही है। ये इस बात को दर्शाता है कि वो दरिंदगी के साथ है, उसका काम ही दरिंदगी है, उसका काम ही हैवानियत है। आप चाहे जापान को ले लीजिए, चाहे आप क्या कहते हैं वियतनाम को ले लीजिए, अभी चाहे आप ईरान को ले लीजिए, या वो सपोर्ट करता है। तो अब मोरालिटी उसके पास नहीं पाई जाती है। दूसरी तरफ से अगर जो इस्लाम के लचीलेपन की आपने बात की कि इस्लाम जो है वो उसकी तालीमात इस तरीके से है कि सख्त से सख्त हालात में इस्लाम अपने आप को बचा भी सकता है और अपना डिफेंस भी कर सकता है और दुश्मन के ऊपर हमला भी कर सकता है। इसमें दोनों चीजें, यानी मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है और स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का तरीका बताया है, वो आप अभी इसको फॉलो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ईरान किस तरीके से इसको फॉलो कर रहा है। उन्होंने बताया कि जब जंग तुम करने के लिए जाओ तो अपने कमांडर से कहा कि देखो, जब तुम जंग करने के लिए जाना तो फसलों को बर्बाद मत करना। तुम जंग करने के लिए जाना तो हरियाली और पेड़ों को बर्बाद मत करना। तुम जंग करने के लिए जाना, अगर किसी जगह के ऊपर तुम कब्जा कर लेना तो वहां पर बच्चों और औरतों को और बूढ़ों को छोड़ देना, उनके ऊपर हमला मत करना, बल्कि उनके साथ अच्छाई के साथ और नेकी के साथ सलूक करना। तुम वहां पर पानी को बर्बाद मत करना, तुम वहां पर खाने पीने की चीजों को बर्बाद मत करना। जो तुमसे लड़ रहा है तुम उससे लड़ाई करना, तुम उससे मुकाबला करना। ये उसूल बताए इन्होंने। अभी आप देख लीजिए, और यही उसूल ये इस्राइल की तरफ से आ रहा है। इस्राइल कह रहा है कि ये अमेरिका। अब्दी साहब माफी चाहूंगा, यही उसूल तो जेनेवा कन्वेंशन में भी है। यही जिनेवा कन्वेंशन में भी है कि आप निहत्थों पे वार नहीं करेंगे, सिविलियंस के ऊपर वार नहीं करेंगे, हॉस्पिटल्स के ऊपर आप वार नहीं करेंगे, आप बम्बार्डिंग नहीं करेंगे किसी पुल के ऊपर, किसी ऐसी फैसिलिटीज के ऊपर जिससे आम जनता प्रभावित हो। और ये जिनेवा कन्वेंशन में भी है, जो आपने अपने उससे बताया वो इधर भी है, चाहे उसको मानिए या इसको मानिए, लेकिन दोनों तरफ से ये साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान और अमेरिका दोनों यहां पे इन उसूलों का पालन नहीं कर रहे हैं। वही बात आप कह रहे हैं, मैं सिर्फ जिनेवा कन्वेंशन इसमें जोड़ दिया और कुछ नहीं। प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। मैं आ रहा हूं आपकी बात की तरफ। जिनेवा कन्वेंशन में भी जो है वो तकरीबन इसी से लिया है। दूसरी बात, ईरान, आप ये बताइए कि ईरान ने कितने हॉस्पिटल्स को मारा, कितने स्कूलों को मारा, कितने सिविलियंस को मारा, कौन सा वाटर डिसलेशन सेंटर या जो है जिसको ईरान ने डिस्ट्रॉय किया, कितने पुलों के ऊपर ईरान ने मारा। आप मुझे एक पुल नहीं दिखा सकते हैं, एक वाटर डिसलेशन सेंटर। कुवैत के बारे में बात होती है, कुवैत के वाटर डिसलेशन सेंटर के ऊपर ईरान ने नहीं मारा है, ये फॉल्स फ्लैग है। बल्कि वहां पर बिजली बनाने का कार्यक्रम और पानी डिसलेशन का जो सेंटर है वहां पर दो एक साथ जो है प्लांट लगे हुए हैं और वहां पर कई बिल्डिंग्स हैं, उनमें से एक जो सर्विस देती हैं उनमें से एक बिल्डिंग के ऊपर मारा और ये बताया कि हम ये काम कर सकते हैं, हम तुम्हारे प्लांट को भी मार सकते हैं, तुमको प्यासा भी रख सकते हैं, लेकिन जब पानी नाक के ऊपर से चला जाए। लेकिन अभी तक ईरान ने एक भी वाटर डिसलेशन सेंटर पर नहीं मारा। और जब भी ईरान मार रहा है वो बता के मार रहा है। इवन उसने कहा कि हम तुम्हारे डेटा सेंटर पे मारेंगे, हम गूगल पे मारेंगे, हम फला जगह पे मारेंगे, एक लिस्ट जारी की, मगर एक या दो ही जगह के ऊपर मारा। और मारने से पहले भी ये बता दिया कि इस एरिया को लोग छोड़ दें, क्योंकि हमें पब्लिक को नहीं मारना है, पब्लिक यहाँ पे चली जाए, हम वहां पर मारेंगे, उस बिल्डिंग के ऊपर मारेंगे। एक या दो ही बिल्डिंग को मारा और ये मार के बताया कि तुम अगर हमारी यूनिवर्सिटीज को, हमारे पुल को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बर्बाद कर सकते हो तो देखो हमारी इज्जत में हो तुम, हमारे रडार में हो तुम, हम मार सकते हैं। ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक सबक है कि आइंदा तुम आगे नहीं बढ़ना। इसके अलावा पानी कहीं पर नहीं मारा, हॉस्पिटल कहीं पर, एक हॉस्पिटल आप नहीं दिखा सकते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल मारा। अगर किसी होटल के ऊपर मारा है तो कह के मारा है कि यहाँ के ऊपर इस फ्लैट में इस जो है वो क्या कहते हैं मंजिल के ऊपर अमेरिकन छुपे हैं, हमें पक्की खबर है, हम यहाँ पर मार रहे हैं, आप उठा के देख लीजिए। उसके अलावा आरामको के बारे में जो न्यूज आ रही है वो फॉल्स फ्लैग है। मूसाद के एजेंट अरब में, अरबिस्तान में, सऊदीया में, कुवैत में, बहरीन में, कतर में पकड़े गए हैं। किस लिए पकड़े गए? बम लगाते हुए पकड़े गए हैं। ईरान बार बार ये भी कह रहा है कि जहां ईरान मार रहा है वो बता के मार रहा है, और जहां नहीं मार रहा है बार बार कह रहा है कि ये हमारा काम नहीं है, ये फॉल्स फ्लैग है, ये अमेरिका और इसराइल ये काम करके पूरी दुनिया में ईरान को बदनाम करना चाहते हैं।
जी 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 बिल्कुल। अब्दी साहब जरा जरा बने रहिए आप हमारे साथ, जरा कुछ अपने दूसरे पैनलिस्टों से भी थोड़ी उनके विचारों का भी आदान प्रदान हम करते हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। सीधे डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहता हूं। डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा आपके जरिए समझना चाहता हूं, आज 36 दिन हो गए इस जंग के, और इसमें कितनी सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हो गई। मैं इसीलिए थोड़ा रुक के डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा हूं, क्योंकि ईरान एक दिशा में चल रहा है, वो साफ दिखाई दे रहा है। ईरान का डायरेक्शन, उसका टारगेट, सब कुछ फिक्स दिखाई देता है। यहां कहीं भी कोई किसी ढंग का डाइवर्शन नहीं दिखाई देता ईरान के अगर लिहाज से देखा जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आज अपनी संसद से, अपने ही देश में अपने रक्षा बजट को 42% बढ़ाते हुए 139 लाख करोड़ रुपए की डिमांड उन्होंने की है। रुपए के हिसाब से बोल रहा हूं, 139 लाख करोड़ रुपीस, ये 1.5 ट्रिलियन डॉलर भारत के टोटल बजट का आप समझ सकते हैं। तो इसलिए जरा आपसे समझना चाह रहा हूं कि चूंकि आप सैन्य विज्ञान के आप पीएचडी होल्डर हैं, डॉक्टर साहब हैं आप, डॉक्टर राकेश पाठक जी, ज़रा आपसे समझूं कि आखिर ये सैन्य विज्ञान जो है वो क्या कहता है जब जंग के मैदान में हों। और ये हम लोगों ने अपने बचपन से एक कहावत सुनी है, जो गाँव में हम लोग सुनते आए हैं, शहरों में भी सुनते हैं, कि प्यास लगे तो कुआं खोदो। ये इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। क्या डोनाल्ड ट्रंप आज की तारीख में वही कर रहे हैं? और इस हालत में वो अपने कर्मों से पहुंचे हैं, और अगर कर्मों से पहुंचे हैं तो अब यहाँ पर इस जंग में अमेरिका कहाँ दिखाई देता है? और क्या ये बहुत सही मौका है जहाँ पे ईरान अमेरिका को और मजबूती के साथ जकड़ सकता है? ज़रा ये बताइए। धन्यवाद राजीव जी। सैन्य विज्ञान के हवाले से मामूली विद्यार्थी हूं मैं। थोड़ी सी दो घटनाएं जो पिछले 24 घंटे में हुई हैं उन्हें समझ लेते हैं, फिर डोनाल्ड ट्रंप पर आएंगे। ईरान ने पिछले 24 घंटे में जिस तरह अमेरिका के जहाजों को गिराया है, उसमें दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। नंबर एक तो पायलट ईरान में कहीं है। नंबर दो, F-35, F-16, F-15 के बाद अब जो A-10 थंडरबोल्ट सेकंड जहाज गिराया है उस पर बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं, अगर पायलट ईरान में है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा संकट है। जंग के मैदान में सैनिकों का मारा जाना, उनके बॉडी बैग्स का अमेरिका पहुंचना, वैसे भी अमेरिका की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं करती रही है। लेकिन अगर कोई जिंदा दुश्मन देश में बंधक है तो ये अमेरिका के माथे पर शिकन लाने के लिए बहुत ज्यादा है। और अमेरिका पहले एक बार भुगत चुका है राजीव जी। 4 नवंबर 1989 को तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर ईरान के छात्रों ने हमला किया था। 66 अमेरिकी, अफ्रीकी और कुछ कनाडा के शायद ना उसमें लोग थे, उन्हें बंधक बना लिया था। दुनिया के इतिहास का सबसे लंबा बंधक प्रकरण है ये। 444 दिन तक अमेरिका के लोग बंधक रहे। शुरू में 13 लोगों को छोड़ दिया था, 52 लोग 444 दिन तक बंधक रहे। ईरानियों की मांग यह थी कि शाह रजा पहलवी, जो कैंसर का इलाज कराने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए थे, उन्हें वापस किया जाए। अमेरिका तैयार नहीं था। जिमी कार्टर उस वक्त राष्ट्रपति थे। 81 आते आते, यानी 1981 आते आते चुनाव की बेला आ गई। इसके पहले 1980 में 24 अप्रैल 1980 में जिमी कार्टर की सरकार ने एक ऑपरेशन छेड़ा, ऑपरेशन ईगल क्लॉ। अमेरिका से कुछ जंगी जहाज उड़े, उनके साथ हेलीकॉप्टर थे। तैयारी यह थी कि सीधे तेहरान में जो अमेरिकी दूतावास है वहां पर ये पैराट्रूपर्स उतरेंगे, एयरलिफ्ट करके अमेरिकियों को ले आएंगे। उस वक्त दो घटनाएं हो गई। एक तो अचानक उस दिन जबरदस्त आंधी तूफान आ गया, मौसम का मुकाबला नहीं कर सके ये अमेरिकी हेलीकॉप्टर। दूसरा, एक टैंकर वाला जो जहाज था, रिफ्यूलिंग वाला, वो अपने ही एक हेलीकॉप्टर से टकरा गया। तो इसमें 8 अमेरिकी फौजी मारे गए
और जिमी कार्टर की और अमेरिका की ऐसी थू थू हुई कि दोबारा फिर कोई कोशिश उन्होंने बंधकों को निकालने की नहीं की। रोनाल्ड रीगन जब राष्ट्रपति बने, जिस दिन उन्होंने शपथ ली, उस दिन 1981 में इन अमरीकियों की रिहाई हुई। अल्जीयर्स समझौता हुआ, जिसके बाद ये सब लोग रिहा हुए। एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यह है कि जिन लड़कों ने ये ऑपरेशन चलाया था, ईरान के जो विद्यार्थी थे जिन्होंने अमरीकी दूतावास के 66 लोगों को बंधक बनाया था, राजीव जी उन लड़कों में से आगे चलकर ईरान की सत्ता में बड़े बड़े ओहदों तक पहुंचे थे। उनमें से कोई एक विद्यार्थी छात्र था जो रक्षा मंत्री बना, एक कोई दूसरा था वो सेना का कमांडर बना। ये तजुर्बा अमेरिका को एक बार पहले भी हो चुका है कि ईरान में अगर किसी को बंधक बना लिया गया है तो उसे मुक्त कराना टेढ़ी खीर है। अब इस वक्त जो अगर एक पायलट भी वहां बंधक है तो अमेरिका की सरकार की पहली प्राथमिकता उसे मुक्त कराने की होगी। उसके लिए चाहे उसे नेगोशिएशन करना पड़े, कोई बातचीत करनी पड़े, क्योंकि जन दबाव, जनता का विरोध इस कदर बढ़ जाएगा अगर 2-3 दिन में उस पायलट का पता ठिकाना नहीं मिला। आप लगातार दृश्य दिखा रहे हैं, लोग निकल पड़े हैं कलाशनिकोव लेकर, हेलीकॉप्टर जो सर्चिंग कर रहे हैं उन पर गोली चला रहे हैं ईरान के लोग। तो ये संकट बहुत बड़ा है अमेरिका के लिए, एक अमेरिकी का भी, किसी फौजी का ईरान में बंधक रहना। दूसरा जिस तरफ मैं आपका ले जाना चाहता हूं कि देखिए F-35, F-16, 15, इनको तो ऐसा समझा जाता है कि ये तो बिल्कुल अजेय हैं, अपराजेय हैं। इसके बावजूद ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिए। लेकिन ये जो A-10 थंडरबोल्ट वॉर्थोग जहाज है, वॉर्थोग का मतलब वो जंगली सुअर अफ्रीका में होता है, उसके नाम पर इसका नामकरण किया गया। और ये इतना मजबूत हमलावर विमान है कि अगर इसके ऊपर तोप से हमला हो जाए तब भी ये बहुत देर तक काफी नुकसान उठाने के बावजूद उड़ता रह सकता है, मुकाबला करता रहता है जंगली सुअर की तरह। इसके मुहाने पर एक तोप लगी हुई है राजीव जी, 3900 गोले प्रति मिनट रोटेट करते हुए रोटरी सिस्टम से ये तोप गोले छोड़ती है। इस A-10 थंडरबोल्ट सेकंड से जो जमीन पर दुश्मन सेना है, उसके जो टैंक हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, बाकी के जो ठिकाने, उन पर हमला किया जाता है। इसे मार गिराना भी ईरान की एक बहुत बड़ी सफलता है। अभी अमेरिका इस दुख में से ही बाहर नहीं निकल पा रहा कि जिस हवाई श्रेष्ठता का दावा वो किया करते थे, अमेरिका ऐसा मानता था। डोनाल्ड ट्रंप तो पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं, तीसरे चौथे दिन से कहना शुरू कर दिया था कि हम कहीं भी उड़ सकते हैं, ईरान की धरती, आसमान, समंदर, सब पर हमारा कब्जा है। लेकिन ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने ऐसे ऐसे अपराजेय जहाजों को गिरा दिया जिनके बारे में सैन्य इतिहास में इससे पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी। और इसमें जो पायलट की सुरक्षा का तंत्र है, उसमें टाइटेनियम का एक उसका बाथ टब है जिसको कवच के रूप में इस A-10 का जहाज उड़ाने वाला रहता है। इतने सुरक्षित विमान को अगर ईरान ने गिरा लिया है तो ये बहुत बड़ी सफलता है। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातचीत में रिजीम चेंज करने की बात कर रहे थे। आपने लगातार उन मैसेजेस का, उन मीम्स का, पोस्टर्स का जिक्र किया जो ईरान के दूतावास या ईरान की बाकी जो ईरान परस्त मीडिया भी है वो भी लगातार वायरल कर रही है कि रिजिम चेंज ईरान में तो नहीं हो पाया, वहां के सुप्रीम लीडर की हत्या के बावजूद नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका में सारे घर के बदल टाइप की घटना हो गई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हटा दिया, तमाम सारे लोग हटा दिए गए। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने संबोधन में 9:00 पर कहते हैं कि हमारा इरादा रिजीम चेंज करना नहीं था। 9:07 पर कहते हैं, सिर्फ 7 मिनट बाद, कि हमने ईरान में रिजीम चेंज करा दिया है। ये इस बात का प्रमाण है कि डोनाल्ड ट्रंप अब सिर्फ फेस सेविंग के लिए इस लड़ाई में बने हुए हैं।
बाकी के लोगों ने हॉर्मुज में जब उनका साथ नहीं दिया तो उन्होंने कह दिया जो उचित लगे वो करो, हमें तो तेल की भी जरूरत नहीं है, आप जानो आपका काम जाने। अगले कुछ दिन, जिन 2-3 हफ्तों की धमकी दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि बहुत जबरदस्त हमले होंगे, पाषाण युग में पहुंच जाएगा ईरान, उसका जवाब भी ईरान ने दे दिया है कि जब आप गुफाओं में थे तब हम क्या कर रहे थे, हम इतिहास लिख रहे थे, सिकंदर का मुकाबला कर रहे थे। तो अमेरिका अपने 250 साल के इतिहास में सबसे शर्मनाक पराजय की ओर बढ़ रहा है, और हर दिन हो रही है ये पराजय, हर दिन उसकी हार हो रही है। और इसके पीछे जॉन अब्दी साहब जो कह रहे हैं, ईरान की जो फौजी ताकत है वो तो है ही, उसका हौसला इतना बुलंद है, उसका जज्बा इतना ऊंचा है कि उसे तोड़ना फिलहाल अमेरिका के बस में नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि अगले 1-2 दिनों में हमले तेज जरूर होंगे। निश्चित तौर पर अमेरिका जिस तरह से ईरान के सिविल ठिकानों पर, पुलों पर, स्कूलों पर, अस्पतालों पर हमला कर रहा है, जिसकी बात जॉन साहब भी कर रहे थे, आपने भी जिनेवा कन्वेंशन का जिक्र किया, लेकिन अमेरिका ने कब किस कायदे कानून को माना है? जहां जहां वो पहुंचा है, इराक, वियतनाम, अफगानिस्तान, क्यूबा, जहां जहां उसने हमले किए हैं, कब उसने इस तरह के नैतिक नियमों का पालन किया है? लेकिन इस बार उसका सामना एक ऐसे दुश्मन से हुआ है जिससे पार पाने की कला अमेरिका के सैन्य विज्ञान के स्कूलों में, कॉलेजों में, उसकी किताबों में शायद नहीं पढ़ाई गई है। जी राजीव जी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे थे यहाँ पे, और खासकर F-15 और अमेरिकी जो विमान हैं, और वॉरथॉग की बात आप कर रहे थे, A-10 की बात कर रहे थे कि जिसको मार गिराया है। जल्दी से अब्दी साहब आपके पास आता हूँ, फिर प्रशांत जी हैं, अंशु जी और रामलिंदु जी आपके पास भी। अब्दी साहब, एक और जानकारी है, जरा आपसे और भी इसके बारे में थोड़ा। अमेरिकी मीडिया हाउस ABC न्यूज़ की एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट F-15E ईगल को, स्ट्राइक ईगल को गिराने के लिए पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम यानी PIR इसका इस्तेमाल किया है। ये PIR जो है, ये नॉर्मल जो रडार है उससे अलग है। नॉर्मल रडार को ये जितने भी फाइटर जेट हैं वो अब पकड़ लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन ये जो PIR है ये पैसिव है, पैसिव इंफ्रारेड रडार जो है PIR, जिसको फुल फॉर्म में पैसिव इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम कहा जाता है, ये पारंपरिक रडार से अलग इसलिए हैं क्योंकि ये उस जेट के धुआं या उसकी गर्मी को पकड़ता है। ये जेट के बॉडी को टच नहीं करता है और उसको फॉलो करता है, और ये उससे कई गुना जल्दी इंफॉर्मेशन यहां रडार सिस्टम पे आ जाता है, जिससे उसको हिट करना बहुत आसान होता है। बताया यह जा रहा है कि इनके पास जो अमेरिका के जो F-35 तक, चाहे F-16 या ये F-15E, ये सब जितने भी हैं, सब में उस रडार को मारने की क्षमता तो है, लेकिन PIR को मारने की क्षमता नहीं है। और ये PIR रूस से मिला है, ऐसी खबर भी चल रही है। अब ये तो खबरें हैं, मैं आप चूंकि आप ईरान में बैठे हुए हैं तो आपसे बेहतर कौन बताएगा। अगर इस बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी हो, ईरान में इसको लेकर भी कोई चर्चा चल रही हो, तो प्लीज इस बारे में बताइए कि ये एक ऐसी, और अभी आप जो कह रहे थे कि अभी आगे आगे देखिए, अभी बहुत कुछ होना तो बाकी है। अभी आपने बताया थोड़ी देर पहले कि अभी बहुत सारे ऐसे अचंभे आप लोग देखेंगे, तो क्या उन्हीं में से ये भी है जैसे GPS की जगह पे बाइडो है जो चाइना का, जिसके 45 सैटेलाइट हैं, 4K तस्वीरें निकाल के देता है, वो सटीक निशाना। एक खबर और भी आई, वो भी आपके सामने रख रहा हूं ताकि इन चीजों को जरा और नजदीक से देखा जाए। क्योंकि मोसाद दुनिया के सबसे बड़े जासूसी नेटवर्क में से एक है, ईरान का, माफी चाहूं, इजराइल का, और मोसाद इन चीजों को पता नहीं लगा पा रहा है। एक ड्रोन जाता है अमेरिकी एम्बेसी में, वो पहले दीवार को छेद करता है,
दूसरा ड्रोन आकर उस छेद से अंदर चला जाता है और ब्लास्ट करता है। ये सऊदी अरब में ये चल क्या रहा है, ईरान में है क्या, ये क्या क्या ईरान ने, आप तो चूंकि वहां है, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये चीजें हम लोग फिल्मों में देखा करते थे, ये चीजें इस बार इस जंग में देख रहे हैं, इसलिए मैं आपसे समझना चाहता हूं कि है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसको ये वाले क्या कहते हैं, ये एडवांस टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की है अभी ईरान ने, इसको लेके वाकई दुनिया स्पेशली अमेरिका और इजराइल जो है वो अचंभे में है, आश्चर्यचकित है। और मैं यहाँ पर, मुझे इतनी डीपली मतलब जानकारी नहीं है कि रशिया से लिया है, चाइना से लिया है, टेक्नोलॉजी कहाँ से लिया है। मैं यहाँ पर बस आपकी खिदमत में ईरान की स्ट्रेटेजी क्या है, उसकी सोच क्या है, उससे मुतालिक एक शहीद कमांडर यहाँ के थे हाजी जादे, जो इससे पहले वाले हमले में क्या कहते हैं 12 रोजा जंग में जारन जो है वो शहीद हो गए थे, या उससे पहले, मुझे अभी सही से याद नहीं, जारन 12 रोजा जंग में वो शहीद हुए थे, शहीद हाजी जादे। उनका टीवी के ऊपर हम एक इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें उन्होंने मिसाइल के बारे में, जो ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो भी इस वक्त जो है दुनिया वालों के सामने नई नई चीजें लेके आ रही है, अलग अलग जो है वो उनके कारनामे दिखने को हमको, मैं दूसरों का वक्त बहुत ज्यादा नहीं लूंगा, बहुत जल्दी हाजी जादे साहब से सवाल किया गया कि आप मिसाइल क्यों बना रहे हैं और आपने फाइटर जेट्स क्यों बनाए, क्यों नहीं बनाए। अरबी दुनिया यही सवाल भी कर रही है कि ईरान के पास फाइटर जेट्स नहीं है, उसके पास F-35 है, B-2 बॉम्बर है, रशिया के पास सुखोई है, चाइना के पास उनका अपना जो है वो अभी नाम जहन में नहीं है, उनका ये J-10 है वगैरह वगैरह, आपने क्यों नहीं बनाया। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात की, इशारा किया कि देखो पहली बात तो हमारे ऊपर सैंक्शन है, ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर हम जनरेशन 5 जो फाइटर जेट्स हैं बनाने की होड़ में जाते, तो अब तक जितना भी हम जोर लगा लेते, जितने भी हम ताकत लगा लेते, जेन 3 से आगे नहीं बढ़ पाते इन 30-40 सालों में, यानी जेन 5 तक पहुंचना दूर की बात, यानी जेन 3 से जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते। दुश्मन हमारा जो है वो बहुत कवि और बहुत मजबूत है, लिहाजा हमको एक ऐसी चीज और एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करनी है कि जो दुश्मन को मात दे सके और हम दुश्मन से 4 हाथ उसमें आगे रहें। तो हम मिसाइल की तरफ गए, हमने ऐसी मिसाइलें बनाई जिसको देख के, खाली मिसाइल नहीं, अल्लाह की बात है, जब ईरान मिसाइल बना रहा है, उन्हें मिसाइल का एक एग्जांपल दिया कि हमने बजाय इसके कि फाइटर जेट बनाते, हमने मिसाइल्स बनाई, और मिसाइल टेक्नोलॉजी में इस वक्त हम दुनिया में बहुत ऊपर नजर आ रहे हैं। इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि हम वो होड़ जो चल रही है जिसकी तरफ सब भाग रहे हैं, हम उसकी तरफ भागकर नहीं गए। हमने जो है वो जंग का नक्शा तब्दील किया, हथियार तब्दील किए, इस तरीके से हमने हथियार बनाए कि हम दुश्मन से 10 साल आगे नजर आ रहे हैं। अगर हमने ये टेक्नोलॉजी नहीं अपनाई होती तो इस वक्त हम दुश्मन से 30-40 साल पीछे होते। ये तो थी मिसाल किस चीज की, मिसाइल की। अब इसी तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम आप ले सकते हैं, इसी तरीके से आप इंटेलिजेंस को ले सकते हैं। कहा जाता है कि मोसाद की इंटेलिजेंस जो है बहुत हाई फाई, एक खबर बनाया गया CIA का जो है वो एक बहुत बड़ा बना के पेश किया गया वेस्टर्न मीडिया की तरफ से। लेकिन आप ये बताएं कि अब तक अगर छुपना ही होता, जो छुपने वाले होते हैं वो अभी तक छुपे हुए हैं, उनको ना मोसाद ढूंढ पाया है और ना CIA ढूंढ पाया। वो जब चाहते हैं आते हैं बाहर, पब्लिक से मिलते हैं और चले जाते हैं। जो छुपने वाले नहीं थे वो सामने रहते थे, अपने घरों में रहते थे, उनका असैसिनेशन नहीं किया, वो शहीद हो गए, ठीक है। आज तक किसी भी मिसाइल सिटी का पता नहीं लगा पाया है अमेरिका। जहां भी कहता है कि हमने यहाँ के ऊपर जो उनका मिसाइल लॉन्चर सिस्टम है, जहां पर हमने यहाँ पर मारा है, जैसे ही वो बयान आता है वैसे ही वहां से मिसाइल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं तो आगे हैं। तो इस तरह मैंने यही कहा कि मैं अपनी बात नहीं रख रहा हूँ, मैं इनके जो जनरल्स हैं, इनके जो कमांडर्स हैं, जो प्लानर्स हैं, जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनकी बात सामने रख रहा हूँ। कहते हैं कि अभी आप देखिए हम इनसे बहुत आगे हैं, वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच, जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि यही तमाम जो बड़े लीडर हैं, नेता हैं ईरान के, वो यही बात कह रहे हैं कि वेट एंड वॉच, और आगे अभी बहुत कुछ हमारे पास है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट जो है वो बताती है,
और इससे अमेरिका और डर रहा होगा कि ईरान के पास अभी बहुत कुछ बाकी बचा हुआ है। क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान ने अभी तक किया नहीं है। ईरान के पास अभी सबसे ज़्यादा जो ईरान ने इस्तेमाल किया है इस जंग में अभी तक, ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ज़रा जल्दी से आना चाहता हूं, पहले अंशु जी आपके पास, फिर प्रशांत जी आपके पास भी आता हूं, और अब्दी साहब प्लीज़ अगर समय हो तो थोड़ा सा और बने रहिए। अंशु जी, अमेरिका का जो जी अब्दी साहब आपको जाना मैं समझ रहा हूं, थोड़ा सा बस, तो चलिए एक सवाल लेके और फिर जल्दी से आपको छोड़ता हूं। अमेरिका जो कह रहा है और जो खुफिया रिपोर्ट आ रही है कि ईरान के पास अभी बहुत ऐसी चीजें हैं जो अभी आप कह रहे हैं वेट एंड वॉच, तो मिसाइलों के बारे में और फिर ड्रोन के बारे में और फिर ऐसे तमाम दूसरे जो हथियार हैं इनके बारे में क्या अंदर खाने ईरान में इसकी खबर भी है क्या, या इस बारे में बिल्कुल साइलेंस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ की पब्लिक से उन्होंने बता रखा है, पब्लिक को कंप्लीटली कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है। यहाँ जो इनके जनरल्स हैं, जो इनके कमांडर्स हैं, वो रोजाना टीवी के ऊपर आ रहे हैं और वो बता रहे हैं उनको, पब्लिक देख रही है। और जो चीजें वो बताते हैं, पब्लिक जब रात में आती है, अभी आप जो आपके इस पे चल रहा था, वो जो वहां पर रात में रैली निकलती है और लोग सामने आते हैं, ये मुझे जो लोकेशन में मुझे जो याद आ रही है वो कुम सिटी की है। कुम सिटी का जो है वो तौहीद स्क्वायर है, मैं भी मेरे ख्याल से करीब है, मैं भी तकरीबन ये जो आप दिखा रहे हैं, तकरीबन मैं रात में जो है इस तरह की रैलीज में जाता हूँ, आप लोगों के जरिए ही मिली है ये तस्वीरें, आप लोगों के जरिए मिली है अब्दी साहब जी, मैं भी कह सकता हूँ आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह जो है प्रोवाइड करा दूंगा आपको। कहने मतलब ये कि इन जगहों के ऊपर आने के बाद 2-3 घंटे का प्रोग्राम होता है, उसमें वो सारी चीजें बयान करते हैं कि हमने क्या किया है, हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास जो है अभी बहुत ताकत है, हमारी ताकत किस हद तक की है, वो सारी चीजें वो इशारे में बयान करते हैं। ये पब्लिक का जोश और जज्बा जो है ना, वो इसी वजह से बढ़ा हुआ है कि उनके लोग आके उनसे बातें करते हैं, उनसे छुपाते नहीं चीजों को, बल्कि वो ये भी बताते हैं। इन्हीं प्रोग्राम्स में हर रात 2-3 शहीद उस शहर के आते हैं जिनको वहां पर लाकर रखा जाता है, फिर वो जाते हैं के लिए, फिनल के लिए। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि पब्लिक का और जो हुकूमत है और जो फौज है और जो उनकी जो IRGC है या क्या कहते हैं नॉर्मल फोर्स है, उनका एक कनेक्शन बना हुआ है। इस वजह से जो है इनका जोश भी बढ़ा हुआ है, जज्बा भी बढ़ा हुआ है, और वफादारी का ऐलान ये रोज ब रोज ज्यादा से ज्यादा करते जाए। कल रात की मैं बताऊं आपको रिपोर्ट में गया था रात में, कल रात सबसे ज्यादा मुझे लोग देखने को मिले वहां पे, यानी भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। मैंने अपने फैमिली से कहा कि आज भीड़ ज्यादा लग रही है, कहेंगे हाँ, और उसके बाद भी 11 बजे अनाउंस होता है कि अब खत्म हो गया है, आप लोग जा सकते हैं। इसके बावजूद लोग 1 बजे 2 बजे रात तक रहते हैं, बातें करते हैं, चर्चा करते हैं उसके ऊपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो बता रहे हैं, छुपा के नहीं रखा है उन्होंने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जॉन अब्दी साहब, जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जो हमारे बुजुर्ग हैं पहले, उनसे भी मैं जो है वो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत देर तक सुना और उनका वक्त मैंने लिया, मैं माजरत चाहता हूँ। और उनको ज्यादा बोलना, ग्राउंड जीरो पे हैं, आपका वक्त कीमती है और आपने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा तमाम साथी भी सुनना चाहते हैं आपको, इसीलिए आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया अब्दी साहब। आना चाहता हूं अंशु जी आपके पास, और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग सीधे उधर ईरान से कर रहे थे, जॉन अब्दी जुड़े हुए थे, और ग्राउंड जीरो से जब बातें आती हैं, इंफॉर्मेशंस आती हैं, तो वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, अपनी चर्चा को और दुरुस्त करती हैं, मजबूत करती हैं। जरा अंशु जी आपसे समझना चाहता हूं कि अमेरिका कहां दिखाई दे रहा है, सीधे शब्दों में अगर कहा जाए, पूछा जाए तो कहां दिखाई देता है इस जंग में, अब आज की तारीख में 36वें दिन? करें तो इस जंग में अमेरिका जो है, जितने दिन इस जंग को बीतते जा रहे हैं, वो उतना ही हताश, परेशान और पीछे इस जंग में नजर आ रहा है। और अब ये जंग जब भी रुकती है या जिन भी शर्तों पे रुकती है, तो वो टर्म्स एंड कंडीशन ईरान ही डिक्टेट करेगा, मुझे ये नजर आता है। क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप रोज अपने बयान बदल रहे हैं, उनकी छटपटाहट भी नजर आती है, हताशा भी नजर आती है। भले वो मीडिया के सामने अपना एक दूसरा रूप पेश करते हैं, कभी वो डांस करने लग जाते हैं या अपनी मीडिया को बताते हैं
कि हम बहुत आगे बढ़ गए हैं और अमेरिका ने ईरान के बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। कुछ जरूर किया है, उनके हॉस्पिटल्स, ईरान में काफी नुकसान भी पहुंचाया है, लेकिन ईरान जो पलट कर हमले कर रहा है और जितने बड़े बड़े नुकसान कर रहा है, उससे अभी जो अमेरिकी सेना है उस पर भी एक तरह का दबाव है। जो अमेरिकी नागरिक हैं वो भी हैरान, परेशान और निराश हैं। जो बात कर रहे थे कि जिस तरीके से फाइटर जेट्स को गिराया है ईरान में, आप देखिए कि जो उनके 100 मिलियन के जो जेट हैं, और ऐसे जेट हैं जिनको रडार नहीं पकड़ सकती, जो इतने बढ़िया हैं, उनको वो अपने ड्रोन से, अपनी सोफिस्टिकेटेड वेपन से वो गिरा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक पायलट जो है, एक का तो रेस्क्यू कर लिया अमेरिकन सेना ने, लेकिन एक पायलट अभी भी लापता है और उसको लेकर चिंता है। ये एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल दबाव भी है अभी अमेरिकी जनता पर। मैं कहीं पर देख रही थी एक्स पर की जो उस पायलट की माता है, उन्होंने एक भावुक अपील की है उनसे कि उनका बेटा सुरक्षित रहे। और वही जो आप बता रहे थे कि शायद उसी के जवाब में ईरान की एक एम्बेसी का ये जवाब आया कि हम अमेरिका नहीं है, हम उतने बर्बर नहीं है और हम मानवीय हैं और हम युद्धबंदियों के साथ ऐसा कोई सलूक नहीं करते हैं। तो इसी से समझा जा रहा है कि जो अमेरिका है इस पूरी वॉर में साइकोलॉजिकली, पैसे से, अपने वारफेयर की टेक्निक से, सब चीजों से वो एक पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो भी अमेरिका ने या ट्रंप ने क्लेम किया था, अमेरिका तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि ट्रंप इसको बिल्कुल एक तानाशाह की तरह से इस पूरी जंग को चला रहे हैं, वो किसी की बात नहीं सुन रहे। अमेरिका में इस वक्त जो एक चीज चल रही है वो ये है कि एक तरफ ट्रंप अपनी तरफ से फैसले थोपे जा रहे हैं और दूसरी तरफ से जो अमेरिका का एक नेशनलिस्ट थिंक टैंक है, या जो उनके आर्मी के चीफ हैं, या जो उनके सिक्योरिटी चीफ हैं, जो कि तुलसी गैबर्ड है, जो कि एक तरह से हमारे देश में जो एनएसए होते हैं उनके समकक्ष हैं, उनकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं ट्रंप। और जो उनके मन मुताबिक बात नहीं कर रहा, उन सभी आर्मी जनरल को निकाला जा रहा है। अभी उनके आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को निकाल दिया गया। मतलब वो मनमानी फैसले कर रहे हैं और वहां की जनता ये समझ रही है कि इजराइल का युद्ध उन पर थोपा जा रहा है। और ये कहीं हद तक ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी जिसको है ट्रंप और जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, रिपब्लिकन पार्टी के लिए बहुत बड़ी फंड रेजर्स हैं ज्यूज, और ज्यूज के पास बहुत पैसा है। और न केवल ये रिपब्लिकन पार्टी को फंड उनके लिए देते हैं, पैसा देते हैं, फाइनेंस करते हैं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इंडिविजुअली भी ये बहुत ज्यादा इन्होंने फंड किया है। और डोनाल्ड ट्रंप को इस बार दूसरी बार जिताने के लिए ये ज्यूज लॉबी ने बहुत ज्यादा उनकी मदद की और बहुत बेतहाशा पैसा खर्चा किया। तो जब आपके जो फाइनेंसर हैं उनका भी आपके ऊपर एक दबाव बनता है, तो यह बिल्कुल एक बिजनेसमैन की तरह ट्रंप काम कर रहे हैं। उनके फाइनेंसर का दबाव उन पर है, यानी जो ज्यू लॉबी है, जो इजराइल है, जो नेतन्याहू है, उनका एक दबाव है कि ये युद्ध उनके लिए लड़ा जाए। एप्स्टीन फाइल, ये सब चीजें अपनी जगह हो सकती हैं, पर एक अपनी फाइनेंसर्स के लिए भी एक युद्ध लड़ने का दबाव है, जिसके लिए वो अमेरिकी जनता का हित भी जो है वो बिल्कुल उसकी परवाह नहीं कर रहे। नहीं तो वो तुलसी गैबर्ड की बात सुनते, जेडी वांस की बात सुनते, अपने जो सुरक्षा सलाहकार हैं या जो उनके आर्मी चीफ है उनकी बात सुनते। जो भी उनको सही सलाह दे रहा है वो उनको फायर कर रहे हैं और यहां मनमाने तरीके से युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन उसका फायदा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो ये एक जो इजरायली लॉबी का दबाव है, ये वहां की जनता समझ रही है। और एक और बात आपको मैं बता दूं कि जो अभी नो किंग्स आंदोलन हुआ अमेरिका में और जनता जो इतनी क्रुद्ध होकर, नाराज होकर ट्रंप से सड़कों पर आई, उसके पीछे एक बहुत बड़ा विरोध है और ये एक अनैतिक युद्ध है। वहां की जनता ये बार बार कह रही है कि हमारे ऊपर ये रिसेशन, ये मंदी, ये परेशानी, ये क्यों थोपी जा रही है इजराइल की वजह से। और इसी की वजह से ये जो नो किंग्स आंदोलन वहां लोगों ने किया और सड़कों पर वहां पर लोग उतरते हुए नजर आए। तो ये सारी चीजें जो है वो चौतरफा दबाव है और ट्रंप यहां भी एक बिजनेसमैन की तरह काम कर रहे हैं। इतनी परेशानी में भी ट्रंप के जो दोनों बेटे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक जूनियर, वो इस युद्ध से कुछ समय पहले ही डिफेंस और ड्रोन उत्पादन और ड्रोन मैन्युफैक्चर के पूरे इस व्यवसाय और धंधे में आए हैं और उन्होंने कंपनी बनाई है। और यहां तक कि इजराइल की भी एक कंपनी है, उसके साथ भी उनका साझा सहयोग है
और ये पेंटागन और इन सबको ये ड्रोन सरकार ही ये खरीद रही है इनसे। तो आप समझ सकते हैं कि इस लड़ाई का भी ये फायदा उठा रहे हैं अपनी इकोनॉमिक फायदे के लिए। तो जनता ये जानती है कि ये तो ट्रंप तो एक कारोबारी हैं, तो ये तो कुछ भी कर रहे हैं और देश के हितों को ये भी नहीं सोच रहे हैं। इनके बेटे इस युद्ध के समय में भी पैसा बना रहे हैं और बार बार जो ये ट्रंप बयान बदलते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं हमने रिजीम बदल दी, हमने इतना हमला कर दिया, हमने सब कुछ हासिल कर दिया। ये भी उसी तरीके की एक रेटरिक है जो जनता को थोड़े बहकाने के लिए किए जाते हैं। और लेकिन अंदर ही अंदर ट्रंप परेशान है कि कैसे ये युद्ध समाप्त हो, कैसे उन्हें एक सेफ एग्जिट मिले, एक शर्मिंदगी से वो बचे और एक सम्मानजनक तरीके से वो इस जो है युद्ध से वो बाहर आ सके। और आप देखिए कि एक बड़ी वजह है कि ईरान तो इन पर विश्वास भी नहीं कर रहा। ये तो कह रहे हैं हम बातचीत कर रहे हैं, पर सीधे तौर पर कोई मौजूदा खामनी या उनकी जो कोई लीडरशिप है वो उनसे सीधे तरीके से बात भी नहीं कर रही है। इनको सहारा लेना पड़ रहा है पाकिस्तान का, टर्की का और दूसरे देशों का। ईरान ने तो साफ कहा है कि हम तो आप बिल्कुल विश्वास नहीं करते, आप हमारे नेताओं से सामने मिलेंगे तो आप क्या कर देंगे हम नहीं जानते, आप बिल्कुल विश्वास के लायक नहीं है। तो ट्रंप अभी जो है एक मुश्किल हालात में अपने पूरे देश को डाला हुआ है। इजराइल लॉबी और एक यहूदी लॉबी का उनके ऊपर पूरी तरीके से दबाव है और वो पूरी बिजनेसमैन के तहत इस युद्ध को ले जा रहे हैं। लेकिन 36 दिन के बाद जिस तरह से फाइटर जेट्स गिर रहे हैं और वहां पर एक पायलट जो है उसके बंधक होने की बात है और एक पूरा एक मनोबल गिरा हुआ है सेना का और अमेरिकी जनता का, तो आप समझ सकते हैं कि साफ तौर पर एक मनोबल के तौर पर तो ये हार ही हम देख रहे हैं अमेरिका की। और जो भी इस युद्ध का अंत होगा उसमें विजय ईरान ने ही होना है, मुझे लगता है। जी 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 जरा जल्दी से प्रशांत जी। प्रशांत जी ज़रा आपके पास आना चाहता हूँ। और इसमें सबसे मज़ेदार है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर हॉर्मुज पे धमकी दी है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज पे धमकी दी है। लेकिन इस बीच देखिए डोनाल्ड ट्रंप का याद है जब मैंने ईरान को समझौता करने या हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के लिए 10 दिन का समय दिया था। समय तेजी से बीत रहा है। 48 घंटे बाद उन पर कहर टूट पड़ेगा। ईश्वर की महिमा हो। ये देख लीजिए, ये हॉर्मुज की बात कर रहे थे अभी थोड़े दिनों पहले। हॉर्मुज हमारा कोई लेना देना नहीं है और अभी सो के जग गए सो के। जब इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का हम बयान सुनाते दिखाते हैं, आप समझ लीजिए कि साहब अच्छे से सोए थे, जगे हैं, चाय की चुस्कियों के साथ एक न्यूज़ पॉइंट के लिए एक मैसेज लिख देते हैं और हम आप तक पहुंचाते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अभी भी लिखा है प्रशांत जी। हाँ, अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल कुछ दिनों से खर्ग की बात करना बंद कर दिया है जी। अब वो हार्मोस की बात कर रहे हैं। और हार्मोस की बात वो क्यों कर रहे हैं तो जरा उसको भी हम लोग समझ लें। ये पूरे युद्ध के 3-4 एस्पेक्ट हैं जो चर्चा हो रही थी। अभी आबदी साहब भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की बात कर रहे थे, वो भी मैं बात करूंगा। लेकिन ये ट्रंप साहब ऐसा क्यों 48 एक महीने से हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, एक महीने से भी ज़्यादा समय से, और न जाने कितने 48 घंटे निकल गए। अब आप देखिए कि युद्ध का दूसरा एस्पेक्ट क्या है, कहाँ पे युद्ध का असर हो रहा है। ये जो जीसीसी कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट के, 63% इनका ऑयल एक्सपोर्ट गिर गया है। 63%। एयर टर्बाइन फ्यूल जिसको जेट फ्यूल कहते हैं, उसका 85% एक्सपोर्ट जो है गिर गया है। और इतना गिर गया है कि बहुत सारी एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रद्द की हैं। भारत में हम देख रहे हैं कि लगभग 50 लाख करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट से निकल चुका है। रुपया डॉलर जो है 95 रुपए तक छूकर आ गया है। रोज स्टॉक मार्केट गिरा रहता है। सिलेंडर के लिए लाइन है, पलायन हो रहा है। और पलायन इस बार जब हो रहा है तो मनरेगा भी नहीं है। तो बहुत सारे फ्रंट पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। और वो फ्रंट जो है
वो उसको ईरान कंट्रोल कर रहा है। वो यहाँ पे ईरान की जीत है। आप देखिए एक पायलट को लेकर वहां पे भी कितना तूफान मचेगा अमेरिका में। 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर, आईआरजीसी के कमांडर और तमाम टॉप लीडरशिप उनकी मार दी गई थी। एक भी दिन ईरान में क्या लगा कि वो लीडरशिप ऐप जो है वो नहीं है उनके पास, लीडरशिप वैक्यूम है, देश कैसे चलेगा, फौज कैसे चलेगी, जवाब कैसे देंगे, एक भी दिन नहीं। और इसको समझने की जरूरत है राजीव जी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुछ ऐसी स्टडीज हुई थी और उसमें एनाटॉमी ऑफ करेज, एक डॉक्टर थे, उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध किताब है लॉर्ड मोरान की, और वो समझने की कोशिश की थी ये बहादुरी, ये करेज, ये जो डर है, बहादुरी है, ये आती कहाँ से है। और इसको समझने के लिए तमाम दुनिया भर के एकेडमिशियंस को ईरान को देखना चाहिए आज की तारीख में, ये कैसे लड़ पा रहा है। 45 साल से सैंक्शन से टॉप लीडरशिप मारी जा चुकी है। कोई भी जो है वो आगे नेता आता है तो उसको मार देते हैं। जी प्रशांत जी का वीडियो शायद डाउन हो गया। और जी 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 प्रशांत जी जी। मेकर है जफर पहानी। जफर पहानी वापस ईरान लौट रहे हैं। जफर पहानी वो फिल्म मेकर हैं जो कि नजरबंद रहे हैं इसी रिजीम में, आलोचनात्मक फिल्में बनाते हैं और उनको 1 साल की सजा है। वो कहीं विदेश में, कनाडा में या कहाँ रह रहे थे, वो अपने वतन वापस आ रहे हैं कि वो मेरा देश है, मैं पासपोर्ट वहाँ का, मेरा ईरान का, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तमाम स्टूडेंट्स जो कि दुनिया के अलग अलग देशों में है वो ईरान वापस लौट रहे हैं। ये फिनोमेना क्या है, ये समझने की बाकी दुनिया के लोगों को जरूरत है। हमारे देश में भी ऐसे हालात आते हैं। कभी आपने सुना कोई एनआरआई लौट के आ रहा है? तो दूसरा एक फ्रंट ईरान का बहुत मजबूत है, वो जफर पहानी के जरिए ही बात कर रहा हूँ, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। बड़े बड़े फिल्म मेकर बड़े बड़े हुए हैं। हम लोगों ने कितनी फिल्में देखी, आप लोगों ने देखी होगी, डॉक्टर साहब देखी होगी, माजिद मजीदी हैं, अब्बास किस्तरामी हैं, तमाम मोहसिन मकलम बाग, उनकी फिल्में हम लोग देखते हैं। ईरान के अंदर ये बड़ा एक क्रिएटिव जो कैपिटल है बहुत बड़ा है, और उसका नतीजा वो कहाँ देखने को मिल रहा है? पूरे यूरोप में, अमेरिका में, भारत में, दुनिया भर में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके मीम्स की भरमार है। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है। अमेरिका इसका जवाब नहीं दे पा रहा है। ये उसका एक अलग कैपिटल है। एक बहुत आश्चर्यजनक बात बताई, क्योंकि मैं वहां गया हूँ, प्रेस टीवी, ईरान का जो टीवी, उनकी बिल्डिंग में गया हूँ, उनके न्यूज रूम में गया हूँ। वो जी स्पेनिश में बनाते हैं प्रोग्राम, वो फ्रेंच हैं, वो इंग्लिश में बनाते हैं, उनके अलग अलग चैनल्स हैं, और वो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा को किस तरीके से चैलेंज करते हैं। और पिछले साल उन्होंने हिब्रू का चैनल लॉन्च किया है, इजराइल में बोली जाने वाली भाषा। तो ईरान की तैयारी केवल मिसाइलों तक नहीं है, ईरान की मजबूत तैयारी है, चौतरफा तैयारी है। और सबसे बड़ी जो उसकी तैयारी है, वो उसका जो साइकोलॉजिकल मेक है वो क्या है, उसको समझने की जरूरत है। डॉक्टर साहब ने पढ़ी है मिलिट्री साइंस, वो समझ सकते हैं इसको, कि जो एनाटॉमी ऑफ करेज है वो आ कहाँ से रही है। अब जो भविष्य क्या होगा, आप देखिए, रेजिम चेंज की बात कर रहे थे ट्रम्प साहब, वो रैंडी जॉर्ज, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको हटा दिया गया बीच युद्ध में सेनापति हटा दिए गए। ये कभी होता है ऐसा? तो इतना इनसिक्योरिटी उनको ईरान को लेकर, और ईरान की तैयारी हमको नहीं मालूम है कि क्या है, लेकिन उनकी तैयारी, उनके बयानों से लगता है कि तैयारी उनकी है, और उनके पास
वो टेक्नोलॉजी भी है, चाहे वो कहीं से आई है, टेक्नोलॉजी है उनके पास कि वो बहुत डैमेज कर सकते हैं अगर उनके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अब अगर उनके बिजली घर या ऐसे जगह पे हमले हुए तो वो 4 डेटा सेंटर उड़ा चुके हैं वो, माइक्रोसॉफ्ट के, अमेजन के, बड़े बड़े। तो वो डेटा सेंटर्स, वो जो टेक जायंट्स हैं जीसीसी कंट्रीज में, उस पर उनका निशाना है और वो करेंगे। इसलिए ट्रम्प साहब को, मुझे ऐसा लगता है कि नेतन्याहू ने और उनके डिफेंस सेक्रेटरी ने ये स्टोरी को ओवरसेल कर दिया। ये स्टोरी बेचने में वो कामयाब हो गए और वो गलत स्टोरी बेच दी ट्रम्प साहब को, और ट्रम्प साहब ने वो स्टोरी खरीद ली और अब वो फंसे हुए हैं। हरमोज पे वो नहीं कर सकते। उसका एक कारण बता के अपनी बात खत्म करूंगा कि ईरान ने समुद्री माइन लगाने में महारत हासिल की है, और अमेरिका आखिरी जो माइन डिटेक्टर या माइन डिस्ट्रॉयर शिप उनका था उसको डीकमीशन कर चुका है। अभी वो केवल टेक्नोलॉजी या उसकी जो स्किल है वो यूके के पास है। इसीलिए बार बार वो यूके की तरफ इशारा करते हैं ट्रम्प साहब, हॉर्मुज खोलने के लिए। यूके ने भी ऐसा कोई फैसला नहीं किया। मुझे लगता नहीं कि यूरोप या यूके इस वॉर में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करने जा रहा है। जी राजीव जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जरा और क्या कुछ करने जा रहा है, ईरान में क्या कुछ चल रहा है अमलेंदु जी? ईरान में बहुत कुछ चल रहा है और ईरान जो है वो लगातार अपनी जो क्षमता है वो दिखा रहा है, और बुरी तरीके से कहा जाए तो वो ट्रम्प साहब को चिढ़ा भी रहा है। दूसरा राजीव जी, जो महत्वपूर्ण बात है कि जो उसकी अब टेक्नोलॉजी सामने आ रही है वो दुनिया को चौंकाने वाली है। सबसे बड़ी बात ये, जिसके बारे में आपने जिक्र भी किया कि वो इंफ्रारेड तकनीक से जिससे वो कर रहा है, और इनके जहाज जो हैं F-13, F-15 और ये सब जो है, ये सब उसके लिए बने ही नहीं है। और ये बातें जो है वहाँ की खुफिया एजेंसियां भी बता रही हैं, और वहाँ के कमांडर हैं राजीव जी, उनका भी वक्तव्य आया। अमेरिका के ही पूर्व कमांडर हैं उनका, नौसेना के, उनका जो आया कि भाई ये जो जहाज है ये इसके इनकी क्षमता ही नहीं है कि इसका मुकाबला कर सकें। दूसरा राजीव जी, अब जो है ट्रम्प साहब जो धमकी दे रहे हैं, ट्रम्प साहब खुद समझ रहे हैं कि धमकी उनके गले से भी निकल नहीं पा रही है, तो इसलिए वो जो है अब रिटन में धमकी दे रहे हैं। अब वो मतलब मुख से धमकी नहीं दे रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण राजीव जी ये है कि जो पायलट गायब है, जो उस पायलट को पकड़ने के लिए जो जहाज भेजे गए उनमें से 2 को मार गिराया ईरान ने। हेलीकॉप्टर जो देखने के लिए गए राजीव जी, उनको वहां के जो आदिवासी हैं, जिनके आप लोगों ने आपने विजुअल दिखाए, इन्हीं आदिवासियों ने अपनी बोल्ट राइफलों से उनको छलनी कर दिया और उन्हें मजबूर होकर भागना पड़ा वहां से, और फिर जाके उनको पहुंचते गए वो अपने बेस पे, लेकिन वो बुरी तरीके से खराब हो गए वो हेलीकॉप्टर, वो नहीं जा सकते। अब जो तमाम जो सैन्य विशेषज्ञ हैं उनका कहना ये है कि ये अगर उसको खोजना है और वो ऐसे दुर्गम इलाके में है भी कैप्टन अगर, तो राजीव जी उसको ढूंढना अब ये अमेरिका के बस की बात नहीं है। और इसलिए अमेरिका के बस की बात नहीं है कि अगर उसे ढूंढने के लिए जहाज जाएंगे तो जंग चल रही है, जहाज जाएंगे नीचे उड़ेंगे तो राजीव जी सेना की तो जरूरत ही नहीं है। ये जो राइफलें लेके घूम रहे थे आदिवासी, ये राइफलों से ही उन जहाजों को घुमा गिराएंगे। तो ये बड़ा खतरा अमेरिका के सामने हो गया है कि अब वो उसे उस पायलट की ढूंढने के लिए भी मदद चाहिए अब ईरान की ही, बिना उसके काम नहीं हो सकता। तो यहाँ आके ट्रम्प साहब जो है फंस गए। दूसरी बात राजीव जी ये होता है कि जो दादागिरी थी, वो दादागिरी जो है वो बिल्कुल अब जो है खत्म हो गई, और बुरी तरीके से थपड़िया दिया है ईरान ने अमेरिका को, और ये बता दिया है कि अब तुम्हारी जो तुम बातें करते थे राजीव जी, एक ही दिन में अगर 4 जहाज गिरा दिए जाएं और 9 जो है वो गिरा दिए जाएं ड्रोन जो है, और 2 हेलीकॉप्टर जो इस तरीके से गिर जाएं, तो ये समझा जा सकता है कि जो हवाई सेना है अमेरिका की, उसकी हवा जो है वो खराब कर दी है ईरान ने। और अब ट्रम्प साहब कहते कुछ भी नहीं कि हमारे पास बहुत अच्छी सेना, भी कहेंगे तो आप आखिर तक आपके पास बहुत अच्छी सेना है, बहुत अच्छी सेना है, तो एक ही दिन में आपके 4 जहाज क्यों गिर रहे हैं? इसका जवाब ट्रम्प साहब के पास क्या है? दूसरा राजीव जी, जिस तरीके से अमेरिका के अंदर ही ट्रम्प साहब के खिलाफ जो एक तरीके से बगावत की आ रही है, और ये देखा जा सकता है राजीव जी कि कल ही जो है वो हटाए गए, मतलब कल और परसों की रात में यहाँ के हिसाब से वहाँ के जो सैन्य चीफ ऑफ स्टाफ थे उनको हटाया गया।
और उनको हटाने के तुरंत बाद ये घटना हो गई हवाई जहाज़ों वाली। तो अब इसका भी लिंक जोड़ा जा रहा है कि वो जो थे क्या जॉर्ज जो थे वो यही बात कह रहे थे कि भाई इस युद्ध में मत जाइए। सबसे पहले उन्होंने इसका विरोध किया था जेडी वेंस से भी पहले, और यही सलाह दी थी कि अगर हम इस युद्ध में जाएंगे ईरान के साथ तो युद्ध लंबा चलेगा, ये 2 हफ्ते नहीं चलेगा, ये 40 दिन से ज़्यादा चलेगा, और फिर उसमें अमेरिका को बहुत नुकसान होगा। और ईरान की पूरी रणनीति ये होगी कि युद्ध लंबा खिंचे, और जितना लंबा युद्ध खिंचता चला जाएगा अमेरिका को उतना ज़्यादा नुकसान होता जाएगा, और बढ़त जो है वो ईरान को मिलती चली जाएगी। ये उन्होंने ही सुझाव दिया था, और ट्रंप साहब ने उस समय नहीं माना, और अब जो है उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। तो राजीव जी, अब जो बातें चल रही थी कि साहब आपने मरीन भेज देंगे और कितने हजार सैनिक वहां पर जमीन पर उतार देंगे, अब तो ट्रंप साहब नहीं कह रहे जमीन पर उतार देंगे सैनिक। क्यों नहीं कह रहे आप जमीन पर उतारने की बात? चूंकि जब आपका पायलट ही जो है वो नहीं मिल रहा, तो जमीन पर सैनिक भेजेंगे तो जो ईरानी कह रहे हैं कि यहाँ से हम ताबूत में लपेट कर भेजेंगे तो बात सच हो जाएगी। ट्रंप साहब भी अब इस बात को समझ रहे हैं। तो राजीव जी, ये गंभीर संकट जो है उनके सामने है। इधर ईरान में तो राजीव जी पूरे तरीके से, चाहे वो सैन्य नेतृत्व हो, चाहे वो प्रशासनिक नेतृत्व हो, शासन हो, वो हर मसले पर एकजुट नजर आ रहा है, एक ही सुर में वहां से बातें आ रही हैं। लेकिन अमेरिका में जबरदस्त तरीके से ट्रंप के खिलाफ मोर्चेबंदी प्रशासन के अंदर भी और सेना के अंदर भी होती हुई दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से विरोधी बातें सुनने को मिल रही हैं, जेडी वेंस कुछ कह देते हैं, मार्को रूबियो कुछ कह देते हैं, पीट हेगसेथ कुछ कह देते हैं, और ट्रंप साहब जो है सबसे आगे बढ़कर और कुछ कह देते हैं। तो ये जो देखने को मिल रहा है, तो ये राजीव जी युद्ध में गए हुए देश की स्थिति नहीं होती है। युद्ध में अगर कोई देश जाता है और आप हमलावर होते हैं तो आपको ज्यादा एकजुटता की जरूरत होती है और प्रदर्शित भी करनी पड़ती है, जिस मामले में अमेरिका जो है बुरी तरीके से फिसलता हुआ दिखाई पड़ता है और वो एकजुटता साबित नहीं कर पा रहा, जबकि ईरान जो है पूरी तरीके से एकजुटता दिखाई पड़ता है। अब अब्बास अराक्ची जो है वहाँ के विदेश मंत्री, उनको भी धमकी दी गई साहब आप भी निशाने पर है। तो उन्होंने कहा कि हम जो हैं वो मौत से घबराते नहीं हैं और हम जंग में लड़ते हुए शहीद होना चाहते हैं, हम आज़ाद पैदा हुए और आज़ाद ही मरेंगे। ये जो चेतावनी है राजीव जी, यही जज्बा है जो प्रशांत जी कह रहे थे कि वो फिल्म मेकर लौट के आ रहे हैं। राजीव जी, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जंग होती है तो लोग मुल्क छोड़कर भागते हैं। हम लोगों ने ब्रेकिंग में इजराइल से भाग रहे नागरिकों के दिखाए थे विजुअल की किस तरीके से जॉर्डन की सीमा पर लाखों लोग जो हैं, लाखों इजरायली वो खड़े हुए हैं और वहां से निकल रहे हैं लाइनों में लगे हुए। लेकिन राजीव जी, ईरान अकेला ऐसा देश है कि युद्ध है और तमाम देशों से वहां जो है नागरिक लौट रहे हैं। वो क्यों लौट रहे हैं? वो यही जज्बा है कि हम आज़ाद पैदा हुए थे और आज़ाद मरेंगे, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। राजीव जी, ये जज्बा ट्रंप साहब कहाँ से लेकर आएंगे? तो ये जज्बे की भी लड़ाई है राजीव जी, सिर्फ जो है हथियारों की लड़ाई नहीं, जज्बे की भी लड़ाई है। और जज्बे की लड़ाई में अमेरिका ईरान से हारता हुआ राजीव जी दिखाई पड़ता है। इसीलिए ईरान ने जो बाजी पलटी है, ट्रंप साहब अब गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हैं। जहां तक राजीव जी होर्मुज जलजमूमत्र को खोलने की बात है, अमेरिका के ही जो एक पूर्व कमांडर है, उनका आज एक बयान आया और उन्होंने कहा कि ये अब पूरी तरीके से ईरान के कब्जे में ही रहेगा और अमेरिका की ताकत नहीं है कि इसको खुलवा ले, ये हमेशा के लिए उसका हो चुका है। ये उनका कहना है राजीव जी, जो वहाँ के अमेरिका के ही सैन्य विशेषज्ञ हैं, साफ तौर पे कि ये उसी का है और उसका रहेगा। और खबरें ये आ रही हैं कि चूंकि दूसरी तरफ ओमान है, तो ओमान से उसकी बात हो गई है ईरान से कि अब हम और तुम मिलकर जो है इसको संभालेंगे और जो भी यहाँ से निकलेगा वो इसका हर्जाना देकर निकलेगा। ये जो है बिल्कुल तय हो गया है, वहाँ से अब देकर ही निकलेगा। और दूसरा राजीव जी, उसके पास ये है कि भाई जो हमारा नुकसान हुआ है, अपने देश का हमको पुनर्निर्माण करना है, आप हमारे रास्ते से गुजर कर जा रहे हैं तो आप ये टैक्स दीजिए, हमको अपने देश का पुनर्निर्माण करना है, वरना ट्रंप साहब से दिलवा दीजिए। जिसको लगता है कि भाई ये गलत कर रहा है, वो 40 देश जो जुटे थे यूके के कहने पर, अगर उनको लगता है कि ईरान गलत कर रहा है तो ट्रंप साहब से कह के उसका नुकसान का भरपाई करवा दो। जो रेड क्रिसेंट सोसाइटी है वहाँ की ईरान की, उसने जो जारी किया है आकलन राजीव जी 1 मार्च तक का, उसके अनुसार 1,27,229 रिहायशी जो बिल्डिंग्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। छोटी मोटी नहीं, 1,27,229 वो ध्वस्त हुई हैं। तो राजीव जी, वो यूनिवर्सिटीज क्या हैं और फैक्ट्रीज क्या हैं उनको तो छोड़ ही दीजिए, ये जो नागरिक क्षेत्रों पे आपने हमले किए हैं, तो ये आपकी नीयत को बताता है और इनके पुनर्निर्माण के लिए
अमेरिका को हर्जाना देना पड़ेगा, वरना वो 40 देश जो चाहते हैं कि उसको खोल लिया जाए हॉर्मुज स्ट्रेट को, तो वो हर्जाना दे दें अगर आपकी इतनी ज़्यादा इच्छा होती है। ईरान ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। और राजीव जी, सबसे बड़ी बात जो है वो गालिबफ जो है वो उन्होंने बहुत तगड़ा तंज किया, जो वहाँ के ईरानी संसद के स्पीकर हैं, कि भाई वाह बहुत अच्छी बात है, रिजीम चेंज करने आए थे, और ये रिजीम चेंज जो है वो हमारा वो ढूंढ दो पायलट जो है अब यहाँ पर आकर रुक गया है रिजीम चेंज। ये उन्होंने बहुत तगड़ा तंज जो है राजीव जी किया है कि अब आप जो है वो रिजीम चेंज आपका जो है इस पे आ गया है कि किसी भी तरीके से हमारा पायलट जो है वो ढूंढ दो। बहुत अच्छी तरक्की आप कर रहे हैं, ये उन्होंने बहुत तगड़ा तंज जो है किया है राजीव जी। इधर जिस तरीके से मिलिशिया जो है तमाम देशों के वो एकजुट हो रहे हैं और तगड़े हमले अब कर रहे हैं, और आज भी फिर खबर आई कि ईरान के साथ तालमेल बैठाकर यमन के हुथियों ने और हिजबुल्लाह ने जो है वो समन्वित हमले किए और ज़बरदस्त तरीके से नुकसान जो है वो इजराइल को पहुंचाया है राजीव जी। सबसे बड़ी बात यह कि जो एरोसोल उनकी कंपनी थी, वहाँ जो ड्रोन बनाती थी और हथियार बनाती थी, जासूसी पुणे बनाती है, उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। मोसाद का मुख्यालय नष्ट कर दिया ईरान ने। और ये कब हुआ? ट्रंप साहब के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद जो है उनको रिटर्न गिफ्ट ईरान ने दिया कि साहब आप तो कह रहे थे हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है, अब देखिए नष्ट कैसे होता है ये हम आपको बता रहे हैं। अमेरिका के ही राजीव जी तमाम विशेषज्ञ जो हैं वो बता रहे हैं कि ईरान की क्षमता पूरी तरीके से है, जो उसके मिसाइल लॉन्चर हैं वो मिसाइल लॉन्चर हैं, वो बाहर निकलते हैं, लॉन्च करते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो यानी वो जो दूसरी जगहों पर जो होता है कि साहब वो बनाने पड़ते हैं लॉन्चिंग पैड, उसे पैड बनाने की जरूरत ही नहीं है, मोबाइल लॉन्चर से करता है। और कंधों से लॉन्च करने वाली भी मिसाइलें उसके पास हैं जो उसने अभी निकाली नहीं है। तो जमीन की जब लड़ाई होगी तो वो मिसाइल भी आएंगी। तो ये ट्रंप साहब के लिए बड़ी मुसीबत है, बहुत चौंकाने वाली राजीव जी जी गिड़गिड़ाते हुए अब नजर आएंगे। जी, चौंकाने वाली तस्वीरें आएंगी सामने। हालांकि बार बार मैं ये अपील ज़रूर करता हूं कि युद्ध के हिमायती हम नहीं हैं, युद्ध नहीं बल्कि शांति चाहिए पूरी दुनिया में। और लेकिन जब आप किसी को कमज़ोर समझकर दबाने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर बम्बार्डिंग करेंगे, उसके नेताओं को, अग्रिम पंक्ति के तमाम नेताओं को मार डालेंगे, तो फिर दिक्कत तो है ही। ज़रा आऊँ डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। बहरीन से अभी देखिए खबर, अमेरिकी मीडिया एनपीआर के हिसाब से नौसेना के एक प्रवक्ता ने के हवाले से एनपीआर अमेरिकी मीडिया ने लिखा है कि 1500 नौसैनिकों, उनके परिवारों और पालतू जानवरों को बहरीन से वापस अमेरिका भेज दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार बहरीन में सैन्य अड्डे के अलावा इस क्षेत्र में अन्य अमेरिकी सैन्य ठिकानों से भी कर्मियों को निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बहरीन अमेरिकी इसमें पांचवें बेड़े का ये मुख्यालय है बहरीन, जो यहाँ पे, तो ये यहाँ पर साफ है कि कैसे किस ढंग से अमेरिका अब अपने लोगों को वापस बुला रहा है। ये वापस बुलाने का मतलब क्या समझा जाए डॉक्टर साहब? आज खत्म अंबिया के प्रवक्ता ने दे दिया है। उन्होंने अभी अभी कुछ घंटे पहले कहा है कि अब ईरान अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम का मुजाहिरा करेगा। दुनिया को तैयार रहना चाहिए कि हमारे पास और कौन कौन सी नई चीजें हैं। अमेरिका इस खतरे को भांप रहा है कि अब इस लड़ाई में अगर अमेरिकी लोगों की मौत की संख्या बढ़ी तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए संकट और तेज हो जाएगा। और उधर ईरान के लोग तो बिस्मिल अजीमाबादी की गजल को दोहरा रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब न अगले बलबले हैं, अब न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत बस दिले बिस्मिल में है। तो मिट जाने की हसरत लेकर जब कोई मुल्क लड़ाई में कूदता है तो उसका वही हाल होता है जो उसने अमेरिका का कर रखा है। आने वाले 48 घंटे में निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी है वो भी अमल में आएगी। लेकिन ये सैन्य इतिहास की अनूठी घटना है कि अमेरिका किसी देश पर इतने बड़े हमले कर रहा है और उससे काबू नहीं कर पा रहा। हर रोज डोनाल्ड ट्रंप को अपनी शर्तें, अपनी बातें बदलनी पड़ रही हैं।
ईरान अपनी पर अड़ा हुआ है कि समझौता तो होगा हमारी शर्तों पर। अमलेदु जी ने अभी हॉर्मुज का जिक्र किया कि वो टोल टैक्स तो देना पड़ेगा, और चुंगी नाका तो उनके मुहाने पर है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी मुसीबत में पूरी दुनिया को डाल दिया है जिसमें इससे पहले दुनिया थी ही नहीं। हॉर्मुज खुला हुआ था, तेल का आवागमन चल रहा था। ये बैठे से बेगार भली डोनाल्ड ट्रंप ने जो कर ली है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची हुई है, और आने वाले दिनों में और मचने वाली है। तेल के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका संकट आने वाला है। एक खबर इस वक्त चल रही है, मैं उसकी अभी पुष्टि नहीं कर पा रहा हूं, आप भी थोड़ा सा तस्दीक कीजिए, प्रशांत जी भी देखेंगे, कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल को अवैध राष्ट्र घोषित कर दिया और उसे फिलिस्तीन से हटने को कहा है। अब से कुछ घंटे पहले का बयान है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। तो इस लड़ाई के समय में अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तरफ से इजराइल को पूरी तरह से अवैध राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, फिलिस्तीन से हटने को कहा जाए, तो ये भी करेला ऊपर से नीम चढ़ा हो जाएगा। अमेरिका और इजराइल की जुगलबंदी में वैश्विक बिरादरी के सामने ये फतवा भी परेशानी का सबब बनेगा। तो हर बीतते दिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इस लड़ाई को हार रहे हैं डॉक्टर साहब। अब अमेरिका के लोगों को भी ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। बस इतनी डोनाल्ड ट्रंप ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह किसी बहाने से ये कहा जा सके, पश्चिमी मीडिया के जरिए, अपने उनकी सरपरस्ती वाला जो मीडिया है उसके जरिए, कि अमेरिका इसमें से जीत कर निकल रहा है। लेकिन वैसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। जी राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं यहाँ पे। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ये रिपोर्ट ज़रूर मैं पता करने की कोशिश करूँगा। हालांकि अभी आप जब कह रहे थे तो देख रहा था इसकी लीगलिटी पे वहाँ ज़रूर चर्चा चल रही है। वेदर इज़राइल का जो टोटली ये जो देश है इज़राइल, ये लीगल है या इलीगल है, इस पे ज़रूर वहाँ पे केस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इस पे क्या फ़ैसला आया है, इसको ज़रा इस पे बात करेंगे। प्रशांत जी भी इसको देखेंगे। ज़रा जल्दी से आना चाहता हूँ, पहले अंशु जी फिर प्रशांत जी आपके पास आता हूँ। अंशु जी, बहुत चर्चा हम लोग, और अच्छा होता है कि ईरान से हमारे साथी जुड़ जाते हैं, रोज़ाना कोई ना कोई जुड़ता है और कम से कम वहाँ से चीज़ें आ जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण खबरें आ जाती हैं। और मैं अभी देख रहा था ईरान के जो इंडिया में मुंबई में जो ईरान की एम्बेसी है, उसने एक बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर वीडियो, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ मुंबई, ये देखिए ये वीडियो उन्होंने जारी किया है। इसमें महिलाएं हैं और ये लिख रहे हैं ईरान की जो महिलाएं हैं वो पुरुष जो सोल्जर हैं उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर दुश्मनों से लोहा लेने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। और पूछ रहा है कि डू यू रियली नो ईरानियन वुमेन, आप क्या जानते हैं, सचमुच जानते हैं कि ईरानी महिलाएं कितनी मजबूत हैं। और वो मजबूती यहाँ पे, और इस विजुअल को फिर से ले आइए स्क्रीन पे, बहुत महत्वपूर्ण विजुअल है। ये देखिए, ये चाहे AK-47 हो या कलाश्निकोव का कोई भी वो हो, क्योंकि जब भी इस तरह की बंदूकें दिखाई देती हैं तो वो AK जो भी है अंद्रेई कलाश्निकोव, और ये रूस है, ये रशिया का है, सोवियत संघ में, और कलाश्निकोव उसी में AK-47, AK-56, AK-57, 61 भी आ गया है, वो है कलाश्निकोव जहाँ बनता है। फॉर्चुनेटली मैं वहाँ गया हुआ हूँ, इसलिए मैं इसको बहुत नज़दीक से जानता हूँ। तो ये लिए हुए ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जरा इस पे अंशु जी आपकी टिप्पणी। राजीव जी, ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं वाकई देश प्रेम की ये अद्भुत तस्वीरें हैं। ये महिलाएं जैसे अपने देश के लिए, अपने देश की मिट्टी के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है, तो वाकई नजर आता है कि ईरान एक नैतिक युद्ध लड़ रहा है, अपने एक सही चीजों के लिए युद्ध लड़ रहा है। कई सालों से उस पर सैंक्शन लगाए गए हैं, तब भी ये सभ्यता जो हजारों साल पुरानी सभ्यता है वो जीवित है, लड़ रही है अपने अस्तित्व के लिए और एक सही मुद्दे के लिए, मकसद के लिए एक नैतिक युद्ध लड़ रही है। ये वही दर्शाता है कि शायद इनके पास रहने के लिए
अच्छे घर नहीं होंगे, बच्चों के स्कूल जाने के लिए वो सारी चीजें नहीं होंगी और बहुत सारी ये तकलीफों से गुजर रहे हैं। आज ही मैं ये भी पढ़ रही थी कि जो ईरान की एम्बेसी है दिल्ली में, वहां पर 40 टन दवाइयों की खेप तैयार है और उन्हें भेजना था देश के लिए, लेकिन जो एयरक्राफ्ट आना था ईरान से वही जो है वो अमेरिका के हमलों में वो क्षतिग्रस्त हो गया। तो अब उनको चिंता है कि ये कैसे जाएंगे। लेकिन इतनी चीजें होते हुए भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतनी भारी मार की गई, उनकी हर चीज पर इतने मार किया गया, उनको कई सालों से सैंक्शन उनके पर लगाया जा रहा है, उन्हें कुछ करने नहीं दिया जा रहा। उसके बाद भी अगर इस सभ्यता के अंदर एक जिजीविषा कायम है, और खासतौर पर की जो महिलाओं की मैं तस्वीरें देख रही हूँ, हाथों में हथियार लेकर वो अपनी देश की सेवा के लिए, अपनी देश की रक्षा के लिए जिस तरह से तत्पर है, तो वाकई ये बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। और इसके बिल्कुल उलट हमें अमेरिका से, इजराइल से क्या तस्वीरें नजर आती हैं वहां के नागरिकों की, जो नो किंग्स का आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, जो अपने नेताओं से ये सवाल कर रहे हैं कि आपने हमें किस अनैतिक युद्ध की आग में डाल दिया है, हमें किस परेशानी में झोंक दिया है, आखिर आपको इससे मिलेगा क्या। ईरान तो कभी अमेरिका पर सीधे कोई हमला भी नहीं करने वाला था, और वो तो वार्ता के टेबल पर भी था, आपसे बातचीत हो ही रही थी, और आपने उसको इस तरीके से अनैतिक युद्ध में डाला है। तो ये दोनों तस्वीरें ये बताती हैं कि जज्बा कितना जरूरी है युद्ध लड़ने के लिए। जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत मॉडर्न हथियार हों या बहुत आपके ऐसे ऐसे जहाज, ऐसे जंगी जहाज या ब्यूटी बॉम्बर या बड़े बड़े मिलियंस के आपके पास एयरक्राफ्ट हों। उसके बाद भी अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि आप युद्ध किस लिए लड़ रहे हैं, तो देश प्रेम वहां कैसे नजर आएगा। यही वजह है कि अमेरिका में इस युद्ध को लेकर कोई देश प्रेम नहीं नजर आ रहा। उनके इजराइल में जो सैनिक जबरदस्ती पहुंच रहे हैं, जो यंग बच्चों को सैनिक बनाने के लिए, तो माताएं विरोध कर रही कि हम नहीं भेज सकते अपने बच्चों को, जबरदस्ती उनको इस युद्ध में धकेला जा रहा है। अमेरिका में लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और ईरान में क्या हो रहा है आप दिखा ही रहे हैं। देश प्रेम की, देशभक्ति की ये जो भावना है आज ये पूरी दुनिया देख रही है, और यही वजह एक नैतिक समर्थन भी ईरान को मिल रहा है, और भारत के भी ईरान से पुराने संबंध है। यही वजह है कि चाहे जो कुछ भी हमारी लीडरशिप ने किया हो शुरू में, लेकिन ईरान की जनता जानती है कि भारत की जनता का दिल उनके साथ है और वो पूरा समर्थन उनको दे रहे हैं। और यही वजह है कि उनकी तरफ से बार बार बयान आया कि भारत के लिए हम हमेशा मदद करेंगे, भारत मित्र देशों में। लेकिन ये तस्वीरें वाकई ईरान के जज्बे को दिखाती हैं। उनकी महिलाएं जिस तरीके से एक पुरानी सभ्यता है, केवल यही नहीं, जो महिलाएं वहां पर बहुत पढ़ी लिखी हैं, वहां जो एक साक्षरता का दर है महिलाओं में वो बहुत ऊंचा है। हमको जो एक वेस्टर्न मीडिया के जरिए या कुछ दूसरी मीडिया के जरिए ईरान की जो तस्वीरें दिखाई जाती हैं वैसा नहीं है। ईरान में साक्षरता दर भी बहुत ज्यादा है, देश प्रेम का जज्बा तो है ही, वो साइंटिफिक टेक्निक में, एक रीजनिंग में, और हर तरीके के एक कहा जाए साइंटिफिक जो उनका एक टेम्पर है उसमें वो बहुत आगे हैं। और देश प्रेम का जो उनका जज्बा है, उनके सारी लीडरशिप को खत्म कर दिया गया। तो जैसे जैसे उनके एक एक नेता बढ़ते हैं, मर रहे हैं, उनके दूसरे नेता उतने उत्साह के साथ सड़कों पर आते हैं। नेतन्याहू तो पता नहीं कहां बंकर में छुपे हुए हैं, उनको किसी ने नहीं देखा, लेकिन अराक्ची और जो तमाम नेता हैं यहाँ पर ईरान के, वो सड़कों पर नजर आते हैं। उनको पता है कि हम पर भी कोई मिसाइल गिर सकती है, हम मर सकते हैं, पर वो कहते हैं कि डरने से ज्यादा हम देश के लिए कुर्बान होकर ऐसी मौत को स्वीकार करना पसंद करेंगे, और ये हम अपने सर माथे पर लेंगे, हमारे लिए ये गर्व की बात होगी। तो साफ तौर पर एक नैतिक युद्ध ये लड़ रहे हैं जो ये जीतते नजर आ रहे हैं। अमेरिका का मनोबल गिरा है क्योंकि वहां न युद्ध का मकसद पता है, न कोई नैतिकता है इस युद्ध की, और बिल्कुल एक वॉर क्रिमिनल की तरह। सही आपने कहा, नेतन्याहू तो वैसे भी एक इंटरनेशनल अपराधी है, क्रिमिनल है। तो ये बिल्कुल कहा जाए एक सत्य और असत्य, नैतिक और अनैतिक युद्ध के बीच की बात है, जो ये तस्वीरें बहुत ही खूबसूरती से बयान कर रही है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जी। जरा क्लोजिंग कमेंट के लाना चाहता हूं प्रशांत जी। बहुत कुछ हम लोगों ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन ना यहाँ पे फिर से मैं वही आना चाहूँगा, ईरान के जज्बे की तरफ आना चाहूँगा। और लेकिन ईरान को लेकर जितनी सारी चीज़ें अभी, जैसे
इंफ्रारेड रडार की बात हो रही थी, पैसिव PIR की बात हो रही थी, हम लोगों ने फिर ड्रोन की बात। इस जंग को अगर देखा जाए, जो अभी तक जितनी जंग हम लोगों ने देखी सुनी है, और इस जंग को देखा जाए, यहाँ पे ईरान जो कि ईरान के कई नेता कह रहे हैं कि हम लोगों ने 40 साल 47 साल से इसकी तैयारियां की हैं। क्या सचमुच आपको लगता है, चूंकि आप गए हुए हैं वहाँ पे, क्या उस वक्त जब आप गए थे तो इन तैयारियों के बारे में कोई अंदर खाने से कोई आवाज़? एक बात तो ये, दूसरी बात जो इससे भी इम्पॉर्टेंट है, चलिए तैयारियों के बारे में जानकारी ना भी रही हो, जो भी रहा हो, IRGC का रोल आज की तारीख में बहुत इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। और अब कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम लीडर और तमाम, क्योंकि सुप्रीम लीडर भी IRGC की कमांड को मान रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि सुप्रीम लीडर यानी आज की तारीख में मुस्तफा खामनेई अंदर रहेंगे या बाहर रहेंगे, ये भी तय करने का काम IRGC का है। इसके पीछे क्या वहाँ सैन्य शक्ति का उभार के रूप में आने वाले समय में हम देखेंगे, या आज की तारीख में ये जंग है और इस जंग में इसकी ज़रूरत है, इसके रूप में हम देखेंगे? देखिए, IRGC का गठन राजीव जी हुआ ही इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जी, और उसका वो रेगुलर सेना नहीं है, वो इनकी एलीट सेना है, जिसका मैंडेट यह है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन को सेफगार्ड करना। तो वो इसलिए वो जो सुप्रीम लीडर उसके बहुत करीब रहते हैं, उन्हीं के लिए है बेसिकली ये। लेकिन जो मल्टी लेयर्ड उनकी लीडरशिप है, जिसके बारे में हम चर्चा कई बार कर चुके हैं, जो मोज़ैक सिस्टम है, 31 जो है वो कमांड्स हैं, और वो एक कमांड एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। यहाँ सबसे बड़ी जो राजीव जी दिखाई देती है बातें अभी तक, दो बातें जिसमें कि हम लोगों को और तमाम पत्रकारों को और एकेडमिशियंस को अध्ययन करना चाहिए, जिसकी बात मैं कर रहा था, एनाटॉमी ऑफ करेज की। ये जो बहादुरी है, ये हिम्मत है, ये ईरानी समाज में कहाँ से आई है, और इसका मुकाबला कोई मशीन या कोई तोप या कोई मिसाइल नहीं कर सकती। इसी हिम्मत से युद्ध जीते जाते हैं कि किस हिम्मत से आपका सैनिक लड़ रहा है। और जो आपने बात उठाई कि कहाँ से ये ईरान के अंदर इतना टैलेंट है, आप फर्ज कीजिए कि 45 साल से उनके ऊपर सैंक्शंस हैं, उनको टेक्नोलॉजी का एक्सेस वैसे नहीं जैसे भारत को है या तमाम और कंट्रीज को है। लेकिन जरा दो एक मिसालें मैं आपको देता हूँ। वही मैंने आपको बताया कि प्रेस टीवी पे उनका जो ईरान का ब्रॉडकास्टिंग टेलीविजन है स्टेट का, उसमें तमाम ग्लोबल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम्स बनते हैं ईरान के बारे में। अब आपको दूसरी बात बताएं, उनके यहाँ जैसे आप ईरान जाएंगे तो आपको फेसबुक, ट्विटर नहीं दिखाई देगा, यूट्यूब नहीं दिखाई देगा, वो आपको प्रॉक्सी सर्वर के थ्रू जाना पड़ेगा, तब आप देख पाएंगे जी। उनका अपना सोशल मीडिया है, उनका अपना यूट्यूब है, उनका अपना ट्विटर जैसा एक सोशल मीडिया, माइक्रो ब्लॉगिंग का, और एक उनका अपना फेसबुक जैसा भी है, और वो प्राइवेट है, वो बड़े यंग लोग हैं उसको बनाते हैं। उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस मेटा की कम्युनिटी गाइडलाइंस से बेहतर हैं, ईरान के मुफीद हैं, और उसमें वो लोग शेयर करते हैं। तो ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप की है, और केवल युद्ध की बात नहीं है। मैं तो उनके एक माइक्रोबायोलॉजी के लैब में भी गया था। स्टेम सेल पे कैंसर के ट्रीटमेंट में उनका जो रिसर्च है वो यूरोप के आसपास है, और उस लैब को का टूर कराने वाली एक महिला साइंटिस्ट थी हमारे साथ। तो ईरान ने कई लेवल पे ये अध्ययन का विषय है कि कैसे ईरान सस्टेन कर रहा है, कैसे उसके पास टेक्नोलॉजी आ रही है, और कैसे उसकी लीडरशिप जो है वो मल्टी लेयर्ड है। और एक और आखिरी बात, देखिए, CIA और मोसाद निश्चित तौर पे ये दो बड़ी एजेंसियां हैं
किसी ज़माने में जब हम लोग when we were growing up, जब हम लोग अपने छात्र जीवन में थे, तो ऐसी कहानियाँ केजीबी के बारे में भी सुनते थे हम लोग। आप तो वहाँ रहे हैं, तो आपने भी तमाम कहानियाँ केजीबी के बारे में सुनी होंगी। CIA मोसाद के बारे में बहुत सारी फिल्में, प्रोपेगेंडा, धुरंधर टाइप की तमाम फिल्में बन चुकी हैं इनके लिए। लेकिन आप ये देखिए कि इतने बड़ा स्पाई नेटवर्क इनका, और आपको ये नहीं पता चला कि ईरान की मिसाइल प्रोग्राम क्या है। ईरान जो है 300 मिसाइल पर मंथ बना पा रहा है। अभी दावे किए जा रहे हैं कि युद्ध के बाद वो 30 से 50 मिसाइल पर मंथ बना रहा है, यानी 1 या 2 पर डे। लेकिन अब ये दावे कहाँ से आ रहे हैं, इसकी कोई वो नहीं है, सत्यता नहीं है। या 300 ही उसकी कैपेसिटी थी कि 3000 कैपेसिटी थी, ये भी हमको नहीं मालूम है। उनका मिसाइल असेंबली पूरा का पूरा जो है वो अंडरग्राउंड है। और एक बात जो ईरान के बारे में मैं जानता हूँ, बहुत समय से जानता हूँ, कि ईरान के लोगों का मेटलर्जी पर बहुत रिसर्च है। उसकी स्किल उनकी बहुत पुरानी है, ट्रेडिशनल है। तो मेटलर्जी पे महारत का मतलब है कि मिसाइल। तो बहुत सारी चीज़ों पे ईरान के बारे में अब अध्ययन करना चाहिए, और ख़ासकर इस फिनोमेना पे कि क्यों वहाँ लोग लौट रहे हैं, ये क्या जज्बा है, ये हिम्मत कहाँ से है। और देखिए ईरान, आखिरी बात ये कहूँगा कि ईरान ये लड़ाई इंतज़ार कर रहा था शायद 40 साल से, और उसकी तैयारी भी कर रहा था। उसका उद्देश्य बड़ा साफ है। इस लड़ाई के ज़रिए उसने उसने जो है ईरान इराक वॉर चला 8 साल, उसका इस लड़ाई के पीछे मकसद सिर्फ एक है कि ईरान को वापस खड़ा करना है, ईरान को वापस जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्ट करना है। और वो रास्ता उसने हरमोज के ज़रिए तय कर लिया है। अब यहीं पे जो है युद्ध की जो है वो युद्ध अब असली हरमोज पे है, और उसमें अभी ट्रम्प साहब की लिमिटेशन है कि उसमें कुछ कर पाएंगे, कितना सस्टेन कर पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अब ट्रम्प साहब सो के जग चुके हैं, और 48 घंटे का वक्त उन्होंने दे दिया है कि 48 घंटे के बाद मज़ा चखाएंगे हम कि हरमोज। और अभी से थोड़े दिन पहले या 2 दिन पहले ही कह रहे थे कि हरमोज से मेरा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कुछ माल तो जाता आता है नहीं, जिसका जाता आता है वो अपना उसको खाली करवाए। लेकिन आज फिर जागे और फिर उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम 48 घंटे बाद ऐसा मजा चखाएंगे कि फिर ईरान कहेगा कि आखिर हो क्या गया। तो देखते हैं 48 घंटे, और ऐसी बातें वो हमेशा करते रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनको इतनी छूट शायद अमेरिका के लोगों ने दे रखी है। चलिए इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया, अंशु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अमलेंदु जी बहुत शुक्रिया आपका भी, और साथ में उधर ईरान से जुड़े थे हमारे साथी जॉन अब्दी साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया आप तमाम साथियों, आप सबका भी। उदय प्रसाद सिंह साहब हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ बख्तावर जी बने हुए हैं, किरण खोड़े जी हमारे साथ हैं, और